Hello guys, am I audible? Okay. Okay. So let's begin. Just a minute. Begin कर देता हूँ. ठीक है. So we saw कि हम लोग Uno SMD यूज करने वाले हैं. This one that you have in the kit. And then इसके corresponding ID Arduino ID को install किया था arduino.cc की वेबसाइट से. And the software looks like this. And these are the buttons जो ये सारे काम करते हैं कि compile, upload, new, open, save. ठीक है. एंड टुडे व्हाट वी वांट टू डू इज लाइक कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था उससे कोड ब्लिंक करें. तो एनी गुड सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर लोगे तो इट कम्स विद अ पार्ट जहाँ पे एग्जांपल्स हो सो दैट लर्निंग बिकम्स इजियर. ठीक है. तो लर्निंग इजी हो जाता है व्हेन यू हैव द एग्जांपल कोड्स. तो आर्डिनो भी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें भी एग्जांपल कोड्स दिए हुए हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज वन ऑफ देम नोन एज ब्लिंक. ठीक है. तो आर्डिनो का जो हार्डवेयर बोर्ड है आर्डिनो उनो, उसमें एक एलईडी ऑन बोर्ड है जिसको हम प्रोग्राम करके ऑन ऑफ कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर एलईडी टू ब्लिंक. और कोड हम लिखेंगे नहीं, सबसे पहले एग्जांपल कोड देखेंगे. एंड वंस दैट एग्जांपल कोड इज कवर्ड विल सी कि ठीक है क्या क्या होने वाला है. तो जस्ट अ मिनट, लेट मी गो टू डेस्कटॉप. आर्डिनो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. एंड बाय डिफॉल्ट आर्डिनो स्टार्ट होगा, तुमने जो भी लास्ट कोड लिखा होगा उसके थ्रू होगा. तो मेरे केस में जो भी लास्ट कोड होगा वो ओपन होगा. देन आई विल ओपन अप द न्यू विंडो. तो ये जो भी मेरा लास्ट कोड था ये आर्डिनो का स्क्रीन है. मैं कंट्रोल एन मतलब न्यू ओपन करूंगा तो नया विंडो ओपन हो जाएगा. ठीक है. नया विंडो ओपन हो गया. सो फ्यू थिंग्स टू नोट. इस विंडो में दिस इज द पार्ट जहाँ पे कोड लिखेंगे और बाय डिफॉल्ट कुछ लिख के आता है. सो दिस इज लाइक बेयर मिनिमम कोड ऑफ आर्डिनो. मिनिमम इतनी लाइन लगेगी इफ यू वांट टू कंपाइल. ठीक है. इफ यू लुक बाय डिफॉल्ट आर्डिनो तुम्हारे कोड को कुछ नाम देता है. यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. द नेम इज लाइक दिस. इंस्टेड ऑफ कोड दे कॉल इट स्केच. ठीक है. एंड देन अंडरस्कोर आज की डेट जून 28. एंड आफ्टर दैट सफिक्स ए. अगर मैं नया विंडो एक और ओपन करता हूँ आर्डिनो का, ठीक है, तो ये न्यू का बटन है, उस पर क्लिक कर लो या कंट्रोल शिफ्ट 10 कर लो. तो एक और कोड ओपन हो गया है. एंड इफ यू लुक द नेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, sketch underscore June 28, बट इंस्टेड ऑफ ए हियर वी हैव बी. यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट आर्डिनो कोड को एक नाम देता है. ठीक है. वी आर गोइंग टू यूज इट. बट अब हम कोड लिखेंगे नहीं. तो कोड एग्जाम्पल कोड है कहाँ? एग्जाम्पल कोड है फाइल्स में, एग्जाम्पल्स में, बेसिक्स में, ब्लिंक. ठीक है. जैसे ही मैंने एग्जाम्पल कोड पर क्लिक किया एक नया विंडो ओपन हो गया. तो मैं पुराने वाले ब्लैंक विंडो को ऑफ कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और नए विंडो को मैक्सिमाइज कर देता हूँ. अब मुझे इस सॉफ्टवेयर को बाय डिफॉल्ट जब भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनो सिलेक्टेड रहता है बिकॉज इट इज द मोस्ट फेमस बोर्ड. तो सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट आर्डिनो उनो पे होता है. यहाँ बॉटम राइट में लिखा हुआ है व्हाट इज द बोर्ड. जो नेक्स्ट थिंग है वो है COM14. तो COM14 इज लाइक सेइंग कि आर्डिनो कनेक्टेड कहाँ है. अब कंपलसरी नहीं है कि यही COM14 पे कनेक्टेड हो. आर्डिनो टेक्स सम डिफॉल्ट्स. फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरे पीसी में आर्डिनो कनेक्टेड ही नहीं है. तो उससे लास्ट टाइम जो भी इसमें सिलेक्टेड होगा या फिर बाय डिफॉल्ट उसको जो भी दिख गया वो पोर्ट सिलेक्ट कर लेता है. पर कंपलसरी नहीं है कि इससे आर्डिनो कनेक्टेड हो. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ. जस्ट मिनट. ठीक है. दिस इज आर्डिनो एंड ये मेरे लैपटॉप से यूएसबी केबल कनेक्टेड है. इसको मैं आर्डिनो के पोर्ट में कनेक्ट कर देता हूँ. ठीक है. कनेक्ट कर दिया. पावर एलईडी एक है जो ऑन हो गई है. ठीक है. अब मैं वापस से शेयर स्क्रीन पे जाता हूँ. बट अब आर्डिनो कनेक्टेड है. कनेक्ट होने से ये चेंज नहीं हुआ. ठीक है. तो COM14 एक नंबर है, कुछ है जो थोड़ी देर में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. बट अब मुझे सॉफ्टवेयर को बताना है कि मेरा आर्डिनो कहीं पर कनेक्टेड है. ठीक है. तो बाय डिफॉल्ट टूल्स में बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनो है. मेरे केस में बेसिकली बहुत सारे और भी बोर्ड सिलेक्टेड है. तो मेरे पास एक सब मेन्यू आती है. उस सब मेन्यू में आर्डिनो एवीआर बोर्ड में आर्डिनो सिलेक्ट करना पड़ता है.
तुम लोगों ने ये सब कुछ इंस्टॉल नहीं किया होगा तो तुम्हारे केस में सीधे बोर्ड्स में आर्डिनो उनो का ये लिस्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से बाय डिफॉल्ट आर्डिनो उनो सिलेक्टेड है, वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कॉम। अब देखो इतनी लंबी लिस्ट है, अब इनमें से कौन सा हमारा है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली मुझे कहीं और भी जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे विंडोज का बटन दबा रहा हूँ एंड टाइप कर रहा हूँ डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में यहाँ पोर्ट्स है, डिवाइस मैनेजर का लिस्ट ओपन हुआ। इस डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे पोर्ट्स लिखा है जिसके बगल में लिखा है कॉम एनएलपीटी। तो कॉम इज द वन जो हमें चाहिए। पोर्ट्स ओपन किया और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं। तो ये 11, 14, 15, 7, 8 ये सब ब्लूटूथ के हैं और ये है यूएसबी सीरियल CS340 जिसको मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब अभी यहाँ पे ये दिख गया। इसको मैं अब आर्डिनो में जाके COM6 लिखा हुआ था CS340 के पास, तो यहाँ पे COM6 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही COM6 सिलेक्ट किया यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे COM6 लिख के आ गया। तो मतलब अब मैंने अपने सॉफ्टवेयर को बता दिया कि मेरा आर्डिनो एग्जैक्टली कहाँ से कनेक्टेड है। ये दोनों चीजें एक बार बता दी तो अब मैं यहाँ अपलोड का बटन है उस पर क्लिक करूंगा। तो क्लिक करते ही ये कोड फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइल होगा जो यहाँ पे लिख के आ रहा है और उस कोड कंपाइलेशन का प्रोग्रेस यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, एक बार ये कोड कंपाइल हो गया तो वहां पे कंपाइल की जगह अपलोड लिख के आएगा, अपलोडिंग, और अपलोडिंग का भी प्रोग्रेस दिखेगा। जैसे अभी कंपाइलिंग है, कंपाइलिंग का प्रोसेस दिख रहा है। थोड़ी देर में कंपाइल होने के बाद तो यहाँ पे मैसेजेस आते हैं, अपलोडिंग आ गया और यहाँ पे अपलोडिंग का प्रोग्रेस। एक बार अपलोडिंग हो गया तो डन अपलोडिंग हो गया। ठीक है, मतलब कोड अपलोड हो चुका है। और अब अगर मैं स्क्रीन शेयर हटाता हूँ, नाउ यू विल बी एबल टू सी कि ये वाली एलईडी ब्लिंक हो रही है जो कि पहले नहीं हो रही थी ब्लिंक। सर नहीं दिख रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या? जस्ट अ मिनट। यस, ये एल जहां पे लिखा हुआ है वो एलईडी ब्लिंक हो रही है, दिख रहा है? यस सर। तो बाय डिफॉल्ट जब भी आर्डिनोज आते हैं तो वो एग्जांपल कोड्स के साथ आते हैं। मतलब जिसने मैन्युफैक्चर किया था वो बेसिकली टेस्ट करके देता है कि सही है कि नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए वो लोग ये ब्लिंक वाला कोड अपलोड करते हैं। तो हो सकता है कि तुम्हारा ब्रांड न्यू है, पैकेट से निकाला, यूएसबी कनेक्ट किया तो एलईडी ब्लिंक हो रही हो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट वाला कोड इंक्लूडेड होगा। तुम कोड अपलोड करोगे तो फिर भी ब्लिंक होता रहेगा। जनरली वो लोग टेस्ट वाला जो ब्लिंक कोड अपलोड करते हैं उसकी स्पीड और इस स्पीड में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, ब्लिंकिंग का पैटर्न। अब मैं वापस से कोड पे जा रहा हूँ, कोड अभी नहीं समझा रहा। कोड में जस्ट यहाँ कहीं पे मैंने स्क्रीन शेयर किया। ठीक है, विजुअल है, हाँ। अब मैं इसको जो कुछ नंबर लिखे थे नंबर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज करने के बाद फिर से वही प्रोसेस, अपलोड पे क्लिक कर दिया। एक बार तुमने बता दिया सॉफ्टवेयर को कि मेरा बोर्ड कौन सा और कहाँ कनेक्टेड है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि डिस्कनेक्ट हो गया वो चेंज हो गया। ठीक है, तो अपलोडिंग डन अपलोडिंग। अब मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और वापस से दिखा रहा हूँ। इस बार बेसिकली चेंज क्या होगा, ब्लिंकिंग की स्पीड ज्यादा है। या नोटिस, पहले स्पीड कम थी। ठीक है, फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ और ये जो 500 था ना उसको 100 कर देता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। और जब ये अपलोड हो रहा है, और इस बार मैं स्टॉप शेयर करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे नोटिस करना, जैसे ये एल लिखा है वैसे यहाँ पे TX और RX है, ये दो भी एलईडी है। जब कोड अपलोड होता है तो ये TX RX एलईडी ब्लिंक होती है और उसके बाद जाके फाइनली कोड अपलोड होता है। तो नोटिस किया, TX RX 1 चालू हो गया और कोड अपलोड, नया कोड अपलोड होने के बाद ये एल की ब्लिंकिंग रेट और फास्ट हो गई। तो मतलब मैं जो कोड में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ उसकी वजह से ब्लिंक की स्पीड में फर्क पड़ रहा है। मतलब लिटरली कोड में चेंजेस हो रहे हैं। और अभी इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोड है और ये माइक्रो कंट्रोलर इस एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा है। ठीक है, एक बार कोड अपलोड हो गया तो ये यूएसबी से और कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ पावर जा रहा है। तो अब जब मैं यूएसबी कनेक्ट करता हूं तो कोई कोड अपलोड नहीं हो रहा, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ पावर मिल रहा है। पावर मिलने के बाद ये माइक्रो कंट्रोलर कोड रन कर रहा है और इस एलईडी को ऑन ऑफ कर रहा है। तो कोड अपलोड करने की प्रोसेस समझ में आई? हाउ टू डू इट? ठीक है, तो एक बार टूल्स में बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है और कॉम सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉम में क्या नाम है ये तो लिखा नहीं है, तो वी गो टू डिवाइस मैनेजर, विंडोज का बटन दबा के डिवाइस टाइप करते हैं और वहां जाके लिस्ट में चेक करते हैं कि कौन सा हमारा है। अब आर्डिनो लिख के नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग जो आर्डिनो यूज कर रहे हैं ये CS340 वाला है।
अगर ये दूसरा इससे महंगा वाला जो आता है जिसमें वो माइक्रो कंट्रोलर की चिप रहती है, कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में या परसों की क्लास में, वो अगर यूज करते थे तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस आर्डिनो लिख के आ जाता था, ठीक है। बट एक बार ये CS340 लिख के आ गया, अब हमें पता है कि हमारे लिए CS340 होता है क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया, तो ये वाला कॉम तुम्हें सिलेक्ट करना है आर्डिनो में, ठीक है। तो मैं आर्डिनो में जाता हूँ और टूल्स में बोर्ड के नीचे पोर्ट होता है, वहां पे वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार ये सिलेक्ट कर लिया, क्रॉस वेरीफाई बॉटम राइट में देख के कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट किया था वो मैच हुआ है कि नहीं हुआ है, और मैच हो गया तो फिर सीधे कोड अपलोड करो, जो भी कोड है अपलोड का बटन क्लिक करके, एंड वेट जब तक यहाँ पर डन अपलोडिंग लिख के नहीं आ जाए। जब डन अपलोडिंग लिख के आ गया मतलब कोड गया, आर्डिनो में कोड अपलोडेड है, एंड जो भी अब तुम करोगे, मतलब आर्डिनो में बेसिकली कोड अपलोडेड है, तो जो भी कोड तुमने लिखा था वो आर्डिनो में रन हो रहा है। अभी के लिए जस्ट द थिंग इज कि हमने कोई कोड नहीं लिखा था, हमने एग्जांपल कोड लिखा था, और वो कोड करता क्या है ये भी हमें नहीं पता है, बट आउटपुट देख के समझ में आया कि वो एलईडी को ब्लिंक करता है, और कुछ कुछ चेंज करने से एलईडी के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, ब्लिंकिंग के टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रोसेस समझ में आ गई है, तो अब हम आर्डिनो के बारे में थोड़ी बहुत और चीजें देखेंगे, और क्योंकि अब कोड भी है तो हम कोड मतलब सी प्रोग्राम भी समझ के देखेंगे, ठीक है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सी कैसे काम करता है, ठीक है। ये दो चीज है। तो अब मैं चाहता हूँ गूगल पे सबसे पहले, गिव मी अ मोमेंट, गूगल में सर्च कर रहा हूँ आर्डिनो उनो एसएमडी, पहले हार्डवेयर देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये व्हाइट बोर्ड है अपना, ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज आर आर्डिनो उनो, जो तुम्हारे पास है ऐसा ही दिखेगा, अपनी किट में नोटिस करो, यू हैव द आर्डिनो, जो नियरली ऐसा दिखता है, ठीक है। सो लेट मी जूम इन अ बिट मोर। तो अब इस बोर्ड के बारे में कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ये है एटमेगा 328 माइक्रो कंट्रोलर, और वो भी एसएमडी वर्जन है, इसलिए इसको ऐसे उनो एसएमडी बोलते हैं, ठीक है। फाइनली मेरा जो भी कोड मैं अपलोड कर रहा हूँ वो इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, और ये उसको रन कर रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ से कुछ वायर निकल के ऐसे फ्लो के यहाँ यहाँ सब जगह पे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लो के यहाँ तक आ रहा है, फिर ऐसे ही यहाँ से कुछ फ्लो होके घूम फिर के यहाँ कनेक्ट हो रहा है, या फिर यहाँ कनेक्ट हो रहा है। मतलब आईसी के पिंस को अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है 0 से 7, 8 से 13, A0 से A5, ये सब आईसी के पिन है, जिसको जनरली हम लोग डिजिटल इनपुट आउटपुट बोलते हैं। इनमें से कुछ एनालॉग भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एनालॉग इन, इनमें से कुछ पीडब्ल्यूएम नाम की कुछ चीज होती है वो भी कर सकते हैं। तो ऐसे इनमें कुछ फीचर है, बट ये सारे बेसिकली 0 to 13 एंड A0 to A5 ये सारे मेरे माइक्रो कंट्रोलर के पिन है। टोटल कितने हुए? 20 पिन, ठीक है। तो आर्डिनो उनो में 20 आईओ पिन, ठीक है। उसके अलावा ये एल है, ये इस पिन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। थोड़ी देर में हम एक्सपेरिमेंट करके कंफर्म भी कर लेंगे कि इस पिन से कनेक्टेड रहता है कि नहीं रहता है, बट इंटरनली ये एलईडी उस पिन से कनेक्टेड है। इस पिन पे अगर 5 वोल्ट कनेक्ट किया तो एलईडी ऑन हो जाती है, 0 वोल्ट कनेक्ट किया तो एलईडी ऑफ हो जाती है, और अल्टीमेटली ये पिन माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड है, मतलब एलईडी इस माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टेड है, और माइक्रो कंट्रोलर 5 वोल्ट प्रोड्यूस करता है तो एलईडी ऑन, 0 वोल्ट प्रोड्यूस करता है तो एलईडी ऑफ हो जाती है। तो ये प्रोग्रामेबल एलईडी है। इसके अलावा यहाँ पे ऑन लिखा हुआ एक और एलईडी है, ये पावर एलईडी है, कभी भी पावर ऑन हुआ तो ये एलईडी ऑन हो जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक एलईडी है जिसमें लिखा हुआ है RX TX। These two LEDs are connected with these two pins, TX की LED, RX की LED, which is ultimately connected to microcontroller। ये वो LEDs हैं जो USB से जो डेटा आता है वो ये रीड करता है, और ये इस पिन के थ्रू ऐसे घुमा के माइक्रो कंट्रोलर में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब यूएसबी से हमने जो भी कोड अपलोड किया वो यूएसबी का प्रोटोकॉल था, मतलब समझ लो कि चाइनीज लैंग्वेज है, ठीक है। हमको चाइनीज आती नहीं है, तो दिस गाय
ये ट्रांसलेटर है, इसका नाम है CH340। ये करता क्या है, USB टू सीरियल कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, चाइनीज टू इंग्लिश कन्वर्ट कर देता है। हमें इंग्लिश आती है, हम इंग्लिश में बात करते हैं, ये उसको चाइनीज में कन्वर्ट कर देता है, यूएसबी के लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और यूएसबी मतलब लैपटॉप को समझ में आ जाता है। और जब लैपटॉप यूएसबी चाइनीज लैंग्वेज में बात करता है तो वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, हमें समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे हम और चाइनीज के बजाय ये माइक्रो कंट्रोलर है जिसकी लैंग्वेज है सीरियल, इसको सीरियल कम्युनिकेशन समझ में आता है। यहाँ पे हम लैपटॉप कनेक्ट करते हैं, उसको यूएसबी समझ में आता है। दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती, तो ये कन्वर्जन का काम करता है। तो यहाँ से तुम्हारा कोड जो भी आया, इसने वो रीड किया, उसको कन्वर्ट किया माइक्रो कंट्रोलर की लैंग्वेज में और माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया। और जब देता है तो उसके बीच में, मतलब अब देता है मतलब क्या, वोल्टेज फ्लोज होते हैं, ठीक है, हाई लो ऐसे बिट्स फ्लो होते हैं। तो ये बिट फ्लो के सीक्वेंस अलग है, सीरियल में कैसा बिट फ्लो होगा और यूएसबी में कैसा बिट फ्लो होगा, ये सीक्वेंस अलग है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। तो वो सीक्वेंस का कन्वर्जन करता है, बेसिकली डेटा कन्वर्जन करता है। तो जब डेटा का हाई लो आता है, मतलब 5 वोल्ट 0 वोल्ट आता है, तो ये एलईडी कनेक्टेड है, तो उस हिसाब से हाई लो ब्लिंक करती है, जितने मोमेंट के लिए कोड अपलोड होता है उतने मोमेंट के लिए। ठीक है, ये समझ में आया। अब तुम में से कोई बताओ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ और यूएसबी निकाल देता हूँ। ये देखा है कभी, व्हाट इज दिस? क्या है वो? किसी को नहीं पता? ईथरनेट? नहीं। सर पता है बट याद नहीं आ रहा। क्या पता है? सर इसमें डाटा अपलोड करते हैं इसमें, पर वो याद नहीं आ रहा उसका नाम। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल को चार्ज किससे करता हूँ? ऐसा पोर्ट यूएसबी। रहता है कुछ, यूएसबी। हाँ यूएसबी। ये भी यूएसबी है। अच्छा ठीक है, सर बस इसको अजीब सा नाम। दिख रहा है। हाँ, तो अब अगर मैं बताऊं तो ये क्या है, ये यूएसबी। ये हम सब ने देखा है लैपटॉप साइड में। तो केबल्स कनेक्टर्स में तो ये यूएसबी मेल है, तुम्हारे लैपटॉप में यूएसबी का फीमेल है। ठीक है, तो ये मेल यूएसबी, लैपटॉप में फीमेल यूएसबी। इस एंड में जो दूसरे एंड में ये कनेक्टर दिख रहा है, लुक में थोड़ा डिफरेंट है, बट ये भी यूएसबी है, ये भी यूएसबी है। अब क्योंकि लुक में दोनों डिफरेंट है, तो दोनों के नाम अलग अलग है। ये यूएसबी टाइप ए है, ये यूएसबी टाइप बी है। इन जनरल हम लोग यूएसबी टाइप ए यूज करते हैं हमारे लैपटॉप में। चार्जर के अडाप्टर वगैरह में यूएसबी टाइप ए होता है। मोबाइल के लिए जो तुम यूएसबी यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, पता है क्या? मोबाइल एंड में जो रहता है, USB C सर। तो आजकल यूएसबी सी वो भी माइक्रो, यूएसबी सी इस साइज में भी आता है बट लेस फेमस है। मिनी माइक्रो टाइप का हम यूज करते हैं, वो यूएसबी सी है। ठीक है, और जो पुराना होता था सी से पहले, उसको क्या बोलते थे? तो अब मैं दिखाता हूँ कहीं पे अच्छी इमेज, ये अच्छी इमेज है। ठीक है, तो यूएसबी है, बट यूएसबी के बहुत सारे टाइप्स हैं अलग अलग लॉजिक के हिसाब से। फॉर एग्जांपल ए का लॉजिक इज कि इजीली इंसर्ट होना चाहिए, इजीली निकलना चाहिए, है ना। तो यूएसबी ए को इंसर्ट करते टाइम तुम्हें बहुत फोर्स नहीं लगाना पड़ता। वैसे यूएसबी बी डिजाइन है, यूएसबी बी का लॉजिक इज कि एक बार फिक्स हो गया ना तो ढीला नहीं होना चाहिए। यूएसबी ए में तुम्हारे साथ बहुत बार हुआ होगा, केबल थोड़ा सा हिलता है, ढीला हो जाता है। यूएसबी बी वाज डिजाइन टू कीप इन माइंड कि ठीक है, ढीला नहीं होना चाहिए, तो उसमें यहाँ पे थोड़े से नॉच होते हैं। ठीक है, अंदर भी यहाँ भी नॉच होते हैं। तो तुम इसको जब इंसर्ट करते हो तो फोर्स लगाना पड़ता है, और निकालने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो होता क्या है, यूएसबी बी बहुत ही सॉलिड तरीके से फिट हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या था, फॉर एग्जांपल प्रिंटर, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर में क्या होता है, फ्रंट साइड में ये यूएसबी होता है, बैक साइड में ये यूएसबी होता है। तो बैक साइड में तुमने ये कनेक्ट कर दिया, यू डोंट वांट के बैक साइड से कुछ लूज हो, लूज हुआ तो फिर पीछे घुस के प्रिंटर का केबल ठीक करना पड़ेगा। तो वहां पर बी टाइप यूज होता है। ठीक है, प्रिंटर केबल भी बोलते हैं बहुत बार इसको, यूएसबी ए टू बी मेल टाइप को। और जब तुम लैपटॉप पीसी में कनेक्ट करना चाहते हो वो बदलता रहेगा, इसलिए वहां पे यूएसबी ए यूज होता है, क्योंकि वो तो इजीली इंसर्ट होना चाहिए, इजीली निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से अलग अलग डिजाइन होता है। तो बी का द सोल पर्पज वाज कि लूज ना हो जाए। ठीक है, तो इसको डिजाइन किया है रेक्टेंगुलर के बजाय स्क्वायर,
नॉच ऐड किए हुए हैं सो दैट फोर्स इंसर्ट करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़े और निकालने के लिए भी फोर्स लगाना पड़े। टाइप ए में 2.0, 1.0 फिर 3.0 आता था। 3.0 एंड 2.0 दिखने में सेम होता है, प्रोटोकॉल में फर्क है, मतलब एनकोडिंग में फर्क है कि बिट का पैटर्न क्या होगा, उससे स्पीड में फर्क आता था। तो यहाँ पर उसमें ब्लू से इंडिकेट करते थे कि ये यूएसबी 3.0 है, बाकी ब्लू नहीं है तो 2.0 या 1.0 है। ठीक है, अभी जो तुम लैपटॉप में यूज करते हो वो टाइप सी है, उससे पहले ये माइक्रो रहता था, यूएसबी माइक्रो। ठीक है, उससे भी पहले बीच में अगर तुम्हें याद हो तो मोटोरोला वगैरह के फोन आते थे, माइक्रो ऐसा होता है। ठीक है, मोटोरोला वाले फोन में मिनी होता था, यूएसबी मिनी, वो ऐसा होता था। ठीक है, एक स्टेप जैसा ग्रूव रहता था, तो वो मिनी होता था। ऐसे बहुत सारे टाइप के, अगर हार्ड डिस्क वगैरह लोगे तो उसमें भी यूएसबी रहता है, उसमें मतलब ये माइक्रो लिख दिया उन लोगों ने, यहाँ कहीं पे देखते हैं उसका असली नाम, ये हाँ सुपर स्पीड, माइक्रो बी सुपर स्पीड। ठीक है, तो जनरली हार्ड डिस्क में ऐसे रहते हैं। टाइप सी आजकल फेमस चल रहा है बिकॉज उसमें बहुत सारी और कैपेबिलिटीज है, ज्यादा करंट, ज्यादा स्पीड, ओरिएंटेशन का लोड नहीं है। ठीक है, फिर टाइप ए, टाइप बी, तो बहुत सारे वेराइटीज ऑफ यूएसबी है आर्डिनो में, बिकॉज यूएसबी एक्सपोज्ड है। ठीक है, और अगेन आर्डिनो हिलता डुलता रहेगा, तो आर्डिनो जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने लॉजिक लगाया कि आर्डिनो हिलता डुलता रहेगा, यूएसबी टाइप ए यूज कर लेंगे तो लूज हो जाएगा इजीली, तो यूएसबी टाइप बी रखा हुआ है। तो आर्डिनो के एक एंड पे जहां पे आर्डिनो कनेक्ट होगा, जिसके हिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, ये साइड, उस साइड में आर्डिनो का बी टाइप है। एंड अगर तुम्हें ध्यान से दिखाऊं तो ये वो ग्रूव है, अगर ए साइड देखोगे तो ए साइड में कोई भी ग्रूव नहीं है। ठीक है, फ्लैट है, सीधे इंसर्ट हो जाता है, इसमें ग्रूव है। तो होता क्या है, इजीली नहीं जा रहा, फोर्स लगाऊंगा तो इंसर्ट होता है, और फोर्स लगाने से ही निकलता है। ठीक है, जबकि ये इजीली खाली टच किया, लैपटॉप साइड दिखाता हूँ जस्ट। ठीक है, मतलब इसको इंसर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, प्यार से ऐसे टच किया, इंसर्ट हो गया, और प्यार से निकाला, निकल गया। इसको फोर्स नहीं लगाया तो नहीं निकलेगा। ठीक है, फोर्स नहीं लगाया तो इंसर्ट नहीं होगा। तो होता क्या है इन जनरल, यहाँ तो तुम लगा देते हो, ये स्टैटिक है, लैपटॉप हिल नहीं रहा, बट ये हिलता रहेगा, ये हिलेगा और कोड अपलोड हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो डिस्कनेक्ट ना हो जाए इसलिए यूएसबी बी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये क्या चीज है, ये सर वो पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। तो अभी तो यूएसबी भी पावर सप्लाई के लिए यूज हो रहा है, यूएसबी कनेक्ट करता हूँ, आर्डिनो को पावर मिल जाता है। सर एक्स्ट्रा पावर सप्लाई के लिए। हाँ, तो नो नाम क्या है, हम्म, तो इसका कंपेनियन है जो कि हमारे पास अडाप्टर है, ये अडाप्टर 9 वोल्ट 1 एम्पियर का, इसके एक एंड पे ये है। ठीक है, ये है मेल डीसी जैक, उसका कंपेनियन ये है फीमेल डीसी जैक। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कनेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बताया था, याद है, मोबाइल में कनेक्टर्स अगर छोटे नहीं हो पाते तो मोबाइल का साइज कभी छोटा होता ही नहीं, मोबाइल पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, आप डेस्कटॉप ही यूज कर रहे होते हैं, लैपटॉप भी पॉसिबल नहीं था, मतलब कनेक्टर्स एकदम पतले से पॉलीथीन जैसे हो गए। तो कनेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, इजीली पावर कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये क्या करता है, इजीली यूएसबी कनेक्ट डिस्कनेक्ट, मतलब डेटा ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर इजी हो गया। ठीक है, इस खाली अडाप्टर में दो एंड है, ये वाले का डायमीटर थोड़ा ज्यादा है, ये वाले का डायमीटर कम है। तो डीसी जैक में ऐसे दो ऑप्शन आते हैं, सबसे कॉमन ये वाला जो आर्डिनो में है, तो हम ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, डीसी जैक बोलते हैं फीमेल डीसी जैक, और वो मेल डीसी जैक, ये फीमेल यूएसबी टाइप बी, ये मेल यूएसबी टाइप बी। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर करता हूँ। Just a minute. अब ये है एक स्विच है, बटन है, एसएमडी टाइप का है, बट ये पुश बटन है, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे बटन देखे होंगे। ठीक है, जब तक इसको सिंबल वाइज ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक प्रेस करके रखा है तब तक कनेक्टिविटी है, जैसे ही छोड़ दिया कनेक्टिविटी चली गई। ठीक है, तो ये पुश बटन है, इसका पर्पज इज लाइक कि आर्डिनो में कोड रन हो रहा है और तुम्हें रिसेट करना है, तो ये दबा दो, कोड रिसेट हो जाएगा। ठीक है, और रिसेट का मीनिंग एग्जैक्टली क्या होता है थोड़ी दिन बाद जब हम रिसेट करेंगे तो मैं बताऊंगा। ठीक है, अब ये माइक्रो कंट्रोलर को
5 वोल्ट चाहिए, यहाँ पे हमारे पास अडाप्टर था 9 वोल्ट, तो 9 अडाप्टर से पावर किया तो 9 वोल्ट डायरेक्टली चला गया तो माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगा। तो वो अडाप्टर वगैरह का जो भी वोल्टेज आ रहा है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे इस बोर्ड पे एक वोल्टेज रेगुलेटर है, हमने एक जीनर डायोड से बनाया था, याद है? तो उससे भी बेटर मेथड है, इससे बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये आईसी है, ये क्या करेगा, इसका नाम है AMS 1115 AMS 1117-5.0, मतलब 1117 इसका नाम है, 5.0 मतलब 5 वोल्ट पे रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसके और भी वर्जन आता है, आर्डिनो में जो यूज हुआ है वो 5 वोल्ट वाला वर्जन यूज हुआ है। तो ये क्या करता है, यहाँ से 9 वोल्ट लेता है, 5 वोल्ट देता है, बाकी सब जिसको 5 वोल्ट चाहिए उन सबको 5 वोल्ट मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही एक और है यहाँ पे, छोटा सा है, ये क्या कर रहा है, 9 to 5 कर रहा है, ये क्या कर रहा है, 5 to 3.3 कर रहा है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे आर्डिनो में, तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, अडाप्टर में 5 वोल्ट दिया, तो यहाँ से जो कन्वर्टेड 5 वोल्ट है वो यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, यहाँ भी कनेक्टेड है, जिसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है वो सब जगह पे कनेक्टेड है, माइक्रो कंट्रोलर को भी मिला हुआ है। कुछ सेंसर्स होते हैं जिनको 3.3 वोल्ट की नीड होती है, तो आर्डिनो के साथ उनको अगर फ्यूचर में यूज करोगे तो 3.3 वोल्ट लाओगे कहाँ से, ये सोच के आर्डिनो वालों ने ऑनबोर्ड एक 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर बना के एक 3.3 वोल्ट का सोर्स भी दे दिया है कि यहाँ से पिन कनेक्ट करके उनको 3.3 वोल्ट दे देना। तो अल्टीमेटली यहाँ से 9 से 5 होता है, 5 से 3.3 वोल्ट होता है और वो यहाँ भी जाता है, ताकि तुम बाहर में किसी को 3.3 वोल्ट की नीड है उनको दे पाओ। ठीक है, अब ये वाले रेगुलेटर का साइज छोटा है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, ये वाले का ज्यादा है, इसकी करंट ज्यादा है, ये अराउंड 600 मिली एम्पियर को मैनेज कर पाएगा, ये 100-200 मिली एम्पियर को मैनेज कर पाएगा, इसलिए साइज में डिफरेंसेस है। AMS भी आता है 3.3 वोल्ट का, बट AMS यूज नहीं किया क्योंकि उतने करंट की रिक्वायरमेंट जनरली 3.3 वोल्ट वाले सेंसर्स को होती नहीं है, तो ये सोच के छोटा सा सेंसर लगाया है। उसके अलावा यहाँ पे एक और आईसी लगाई है जो कि कुछ और नहीं है, कंपैरेटर है, जो हम अभी थोड़े दिन पहले पढ़ रहे थे। ये बेसिकली क्या करता है, यहाँ से आने वाले पावर और यहाँ से आने वाले पावर को कंपेयर करता है। अगर USB कनेक्टेड है और DC जैक कनेक्टेड है तो वो यहाँ के पावर को प्रेफरेंस देता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ का पावर ज्यादा है, तो फालतू में लैपटॉप से क्यों लेना। तो वो कंपैरेटर इन दोनों को कंपेयर करके बाकी सबको पावर किससे मिलेगा, अगर तुमने USB पे कनेक्ट किया, अडाप्टर पे कनेक्ट किया, तो वो अडाप्टर को प्रेफरेंस दे देगा। अगर अडाप्टर कनेक्टेड ही नहीं है तो वो आउटपुट पावर USB से जाएगा। ये सारा कंपैरिजन करके ये पावर डिसाइड करता है कि कौन डोमिनेट करेगा, कहां से पावर जाना चाहिए। अब ये जो चिप है, जस्ट ये कम्युनिकेशन करती है, तो इसको कम्युनिकेशन करने के लिए खुद की कुछ वेव्स जनरेट करनी पड़ती है, उसको खुद का टाइम रेफरेंस लगता है ये फिगर आउट करने के लिए कि ये कितनी देर के लिए हाई था, कितनी देर के लिए लो था, अगर मैं डेटा भेजूंगा तो कितनी देर के लिए हाई लो भेजूं। उसके लिए यहाँ पे एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये बेसिकली क्रिस्टल क्या करता है, इसको एक रेफरेंस क्लॉक प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो उस पर कुछ नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर 16.00 ऐसे कुछ लिखा होगा, मतलब ये 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट। अब इसके अलावा जो भी एलईडीज है उनके लिए रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, फिल्टरिंग के लिए, इन सब चीजों के लिए कैपेसिटर्स है, ये दोनों भी कैपेसिटर है। ठीक है, रिवर्स कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिवर्स पोलैरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा डायोड है, जैसे हम लोगों ने डायोड यूज किया था वैसा ही है, खाली एसएमडी वर्जन ऑफ डायोड है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर तुमने गलती से बैकएंड में यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कनेक्ट कर दिया, तो ये करंट तो होने ही नहीं देगा, रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन को बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखेगा कि कोई चीज खराब ना हो जाए। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे पार्ट है जो बेसिकली आर्डिनो का डेवलपमेंट बोर्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से तुम खाली आईसी खरीदोगे तो तुम्हें सर्किट बनाना पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा। ये रेडीमेड तुम्हें मिल जाएगा, रेडी टू यूज। ठीक है, तो हम ये वाला आर्डिनो उनो असेंबली यूज कर रहे हैं। ये समझ में आया? यस, नो? ठीक है, कुछ और चीजें इसके बारे में। तो अब कम्युनिकेशन कैसे होता है लैपटॉप, पहले क्लियर कर लेते हैं। तो लैपटॉप है, लैपटॉप में तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लैपटॉप मतलब क्या, अल्टीमेटली प्रोसेसर।
लैपटॉप में जो प्रोसेसर है वो सब कुछ करता है और उसको कंट्रोल कर रहा है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर। इसमें तुमने इंस्टॉल कर लिया आर्डिनो, ठीक है, सारे काम करेगा ये, करवाएगा ये, क्या चाहिए वो बताएगा ये, ठीक है, ऐसा प्रोसेस है। अब इस लैपटॉप में तुम कनेक्ट कर देते हो यूएसबी, यहाँ से आर्डिनो, फिर तुम लिखते हो आर्डिनो में एक कोड, ठीक है, फिर अपलोड पे क्लिक कर देते हो। तो होता क्या है, अपलोड पे क्लिक करने के बाद आर्डिनो उसको कंपाइल कर लेता है ताकि तुम्हारे जो भी इसको माइक्रो कंट्रोलर को जो भी चाहिए उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में। फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मुझे ना ये वाला कोड, ये वाला जो पर्टिकुलर बाइनरी में मैंने कन्वर्ट किया है उसको भेजना है आर्डिनो को। अब वो आर्डिनो को बोलने के लिए कॉम जो नंबर था, हमारे केस में कॉम6, वो बताता है कि ये जो मेरी फाइल है इसको कॉम6 में, ये जो डेटा है इसको कॉम6 पे भेज दो। कॉम6 के दूसरे एंड का आर्डिनो होगा, वो रिसीव करके सेव कर लेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि लैपटॉप, फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने अगर नया लैपटॉप खरीदा तो तुम्हें ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो तुमने कभी किसी चीज के लिए ड्राइवर इंस्टॉल किया है लैपटॉप में? हाँ ना? बोलो बोलो। तो फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में वाईफाई का ऑप्शन है, बट वाईफाई का ऑप्शन अगर मैं पीसी फॉर्मेट कर दूं और नया नया लूं तो वाईफाई का ऑप्शन काम नहीं करता। कब तक? जब तक कि मैं उसको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कर देता वाईफाई का करस्पॉन्डिंग। तो फिर मैं क्या करता हूँ, अपने एचपी लैपटॉप की साइट पे जाता हूँ, वहां से ड्राइवर डाउनलोड करता हूँ और फिर इंस्टॉल करता हूँ। तो हार्डवेयर है और तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में नहीं आता है, तो आदित्य ने ब्लूटूथ का ड्राइवर इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ब्लूटूथ का हार्डवेयर है, अगर नहीं है तो ड्राइवर इंस्टॉल करके कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप में वाईफाई का ब्लूटूथ का हार्डवेयर है, बट उस हार्डवेयर से बातचीत कैसे करनी है, उस हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है, ये बाय डिफॉल्ट मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता, ठीक है। मेरे हार्डवेयर को भी नहीं पता, मतलब मेरे प्रोसेसर को भी नहीं पता कि ब्लूटूथ से बातचीत कैसे करनी है। तो अब कुछ चीजें जो डिफॉल्ट है, मतलब प्रोसेसर को बहुत सारी चीजें पता है, बहुत सारी नहीं पता है। जैसे आज तक तुमने जितनी भी चीजें पढ़ ली तुम्हें आता है, तो प्रोसेसर को बाय डिफॉल्ट सिखा के नहीं भेजा गया है कि वाईफाई से कैसे बातें करते हैं, ब्लूटूथ से कैसे बातें करते हैं, तो उनको सिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली उन सब के लिए एक ड्राइवर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो बेसिकली ड्राइवर का सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से बातचीत करेगा और बताएगा देखो तुम्हारे पास ना इंटेल का ये वाला वाईफाई का मॉड्यूल भी कनेक्टेड है और किसी एक आर्थियोस या रियलटेक कंपनी का ब्लूटूथ मॉड्यूल भी कनेक्टेड है, ठीक है। वो उनसे बातचीत करके ऑपरेटिंग सिस्टम को दिखा देगा, और कि फ्यूचर में कोई भी तुमसे आके बोले कि मैं रियलटेक का ब्लूटूथ मॉड्यूल हूँ, तो तुम ये मत बोल देना कि मुझे नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर अब तुमसे बोला कि यूएसबी टाइप बी क्या होता है, पता है क्या, तो तुम बोलोगे हाँ। पहले बोलता तो नहीं। तो बेसिकली मैंने तुम्हारे दिमाग में एक ड्राइवर इंस्टॉल किया, एंड दैट ड्राइवर इज की यूएसबी बी क्या होता है। तो वैसे ही वो ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर है, इसके साथ इस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता है, मतलब यूएसबी बी को जोर से पोर्ट लगा के इंसर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज वो इंसर्ट नहीं होता। तो ये सारी चीजें ड्राइवर समझाता है, ठीक है। अब कुछ चीजें डिफॉल्ट पता रहती है, ठीक है, बचपन से सीख लिया रहता है, मतलब जब तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था तो उसको पता था। अब वो डिफॉल्ट चीजें क्या होती हैं जो फेमस है, जो कॉमन है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें कीबोर्ड माउस कनेक्ट करते हो तो उसके लिए ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता। तो जनरली कीबोर्ड का टाइप, माउस का टाइप, माउस का डेटा कम्युनिकेशन का पैटर्न, ये सब फिक्स्ड है, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ड्राइवर इंस्टॉल्ड आते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो भी तुम्हारा हार्डवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कम्युनिकेट कर पाता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट हार्डवेयर इंस्टॉल्ड आते हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, उसको बोलते हैं एचआईडी, ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेस, ठीक है। बट और क्यों आते हैं, क्योंकि जब एचपी का माउस खरीदते हो तो एचपी के माउस वालों ने माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट किया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट प्लस यूएसबी का प्रोटोकॉल जिन लोगों ने बनाया है, तो अगर मैं यहाँ जाऊं और यहाँ पे सर्च कर दो यूएसबी, ठीक है, तो सी की उनकी वेबसाइट में ये इमेजेस है, यूनिवर्सल सीरियल बस, और विकी था, विकी के बाद यहाँ पे usb.org मिला है, ठीक है। तो ये usb.org मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो यूएसबी के क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो यूएसबी का सी कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, इन्हीं लोग ने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो USB 2, 3.2, टाइप सी सब दिखा है, और यहीं पे तुम अगर डेवलपर हो, मतलब कंपनी वंपनी हो, ये सब कुछ कर रहे हो, तब तुम यहाँ पे वेंडर आईडी रिक्वेस्ट कर सकते हो, यूएसबी के लोगों का लाइसेंस ले सकते हो,
और उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाऊँ वेंडर आईडी रिक्वेस्ट में, तो यहाँ पर कुछ फॉर्म होगा मेंबरशिप का, इसकी कुछ फीस होगी, जैसे लिखा हुआ है एनुअल मेंबरशिप फीस इज $5,000। तो एचपी वालों ने ये फीस पे की है, और ये फीस, और वेंडर के लिए ये रहा 6,000। तो वेंडर के लिए 6,000 की फीस है, ये फिक्स, मतलब एचपी वेंडर की तरह ट्रीट होगा, और इस यूएसबी वालों को फीस पे करेगा। और ये यूएसबी वाले माइक्रोसॉफ्ट को बेसिकली बताएंगे कि आज के बाद से तुम्हारे अपडेट में एचपी नाम के एचपी XYZ नाम का मॉडल अगर डिटेक्ट हुआ, तो उसका मतलब वो यूएसबी है, उसको यूएसबी को कम्युनिकेशन करना है प्रोटोकॉल का, दैट टू माउस के तरीके से करना है। तो होगा क्या, जिस दिन उन्होंने फीस अपडेट की, ये लोग माइक्रोसॉफ्ट से बात करके उनको कुछ पैसे देके उनसे डील कर लेंगे, और फिर माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट अपडेट में ये वाला इंफॉर्मेशन भेज देगा, और तुम्हारे नेक्स्ट अपडेट में इनको आ जाएगा। और फिर क्या होगा, तुम्हारा जो भी अपडेट आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो भी अपडेट है उसके बाद तुम एचपी का माउस कनेक्ट करोगे, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ड्राइवर पहले से इंस्टॉल हो गए। ठीक है, तो हर बार जब अपडेट आता है तो ऐसी छोटी मोटी चीजें ऐड हो जाती हैं। तो एचपी वालों ने फीस पे किया, तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बेसिकली डिफॉल्ट ड्राइवर मोड में डाल दिया, तो तुम्हें कुछ ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। ठीक है, शुरू में माउस वगैरह के लिए भी ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते थे, कैमरास के लिए, इन सब के लिए। क्यों? अब धीरे धीरे इतने दिन हो गए हैं, ये सारी बड़ी कंपनियों ने इतनी फीस पे कर दी है, तो अब वो डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर हम जो ये चिप यूज कर रहे हैं, ये भी यूएसबी की तरह का कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, बट इन लोगों ने फीस नहीं पे की है। ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन कि फीस मत पे करो। यूएसबी ऑर्गेनाइजेशन वाले बोलते हैं कि ऐसे कंपलसरी नहीं है कि फीस पे करो। अब खाली वो ऑप्शन नहीं मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट में डिफॉल्ट ड्राइवर आ जाए, तो अब तुम्हें ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। फीस नहीं पे करने का फायदा क्या है? कॉस्ट बच गया। $6,000 इंटू अराउंड 100, इतनी फीस पे करोगे हर साल, और जितनी भी चिप बनेगी तो तुम उसमें कॉस्ट ऐड करोगे। तो CS340 जिस कंपनी का है, ठीक है, CS340 सर्च करके दिखा रहा हूँ, एक मिनट। CS340, ठीक है, ये चाइनीज कंपनी है जिन्होंने ऐसी आईसी बनाई, मतलब उनकी शायद से खुद की वेबसाइट भी नहीं है। CS340 WCH और टैब ओपन करता हूँ, WCH IC, हाँ है। ठीक है, ये उनकी वेबसाइट है। इनके प्रोडक्ट्स में यहाँ पे है, देखो यूएसबी, PLE, ये सब कुछ है। यूएसबी में कहीं पे CS340 होगा, यहाँ कहीं पे CH के इतने वर्जन दिख रहे हैं, यहाँ कहीं पे CS343, 342 और नीचे कहीं पे 340 भी आएगा, पेज वेज चेंज करना पड़ेगा। तो अब ये जो लोग हैं, इन्होंने वो पे नहीं किया, तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला कि हमने ड्राइवर बना दिया है, तुम ये ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जो कि यहाँ कहीं पे इंटरनेट पे नॉर्मली मिल जाएगा। ये इसको डाउनलोड कर लो, इसको इंस्टॉल कर लो, और ये पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, ये डाउनलोड करने के बाद ड्राइवर क्या करेगा, तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देगा लोकली कि मैं ये हूं, मतलब मैं ये पर्टिकुलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर हूं। फ्यूचर में कोई भी अगर तुम्हें आगे बोलेगा कि वो CS340 है, तो तुम उसको मना मत करना, उसको बोलना कि ठीक है मुझे पता है कि तुझे क्या चाहिए, उसको कॉम पोर्ट असाइन कर देना। ठीक है, कॉम पोर्ट असाइन करना मतलब उसको बेसिकली ये क्या बता रहा है तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये जो चिप है, ये यूएसबी में डेटा तो लेना चाहता है, बट ये अपने यूजर को सीरियल में डेटा देना चाहता है, और इसके प्रोटोकॉल के लिए सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होगा ओवर यूएसबी। मतलब मैं हिंदी में तो लिख रहा हूं, ठीक है, लेट्स से मैं हिंदी में क्या लिखूं, ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये लिखा तो इंग्लिश में, बट वर्ड हिंदी का है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो यूज तुम इंग्लिश कर रहे हो, बट कम्युनिकेशन किस टर्म्स में कर रहे हो? हिंदी के टर्म्स में कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो भी मैंने कीवर्ड लिखा, ये कीवर्ड हिंदी में, ओवर इंग्लिश, इंग्लिश बोलते हैं। वैसे ही ये सीरियल कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक बहुत ही पुराना कम्युनिकेशन का तरीका है, वो यूज करना चाहता है, बट यूएसबी के थ्रू करना चाहता है। तो ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, और फिर फ्यूचर में अगर तुम्हें ये कम्युनिकेट करेगा तो इसको यूएसबी डिवाइस की तरह रिकॉग्नाइज मत करना, इसको तुम एक्सेस दे देना सीरियल कम्युनिकेशन का, और सीरियल कम्युनिकेशन का एक्सेस देगा मतलब कॉम का एक नंबर अलॉट कर देना, और मेरे केस में उसको इसने कम्युनिकेशन पोर्ट अलॉट कर दिया है COM6। ठीक है, तो हमारे केस में, हमारे बोर्ड में ये जो चिप है, इसकी वजह से हार्डवेयर कॉस्ट कम हो गया। खाली एक बार तुम्हें अपने लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो ड्राइवर है CS340। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं? गूगल किया CS340 ड्राइवर, पहली लिंक मिली, ओपन कर लिया,
फिर ये कुछ देगा, ये बोल रहा है देखो विंडोज के लिए डाउनलोड करो, तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया। फिर ये डाउनलोड जिप फाइल होगी, इसको अनजिप कर सकते हो, अनजिप के बजाय सीधे इसे ओपन कर लो, डबल क्लिक करो सॉफ्टवेयर को और ये रन हो जाएगा। और जब इंस्टॉल कर रहे हो तब आर्डिनो कनेक्ट करके रखो। जस्ट मिनट, लेट मी चेक स्क्रीन शेयर नहीं, ठीक है। तो मैं वापस से इंस्टॉलेशन के टाइम पे आर्डिनो कनेक्ट करके रखना है, तो मैंने कनेक्ट कर लिया। तो वापस से दिखाता हूँ कि CS340 गूगल किया, जो भी पहली लिंक आई वो ओपन कर लिया, CS340 ड्राइवर, और यहाँ पर विंडोज है और बाकी सब कुछ है, ये विंडोज वाला फर्स्ट लिंक ओपन कर लिया। फिर ये जो भी डाउनलोड हुआ उसको ओपन करो, उसके अंदर एक्सी फाइल है, एक्सी फाइल को डबल क्लिक किया, रन होगा तो ये विंडो ओपन होगा। इस विंडो में बोल रहा है इंस्टॉल, तो इंस्टॉल पे क्लिक कर दो, थोड़ी देर में नोटिफिकेशन आ जाएगा इंस्टॉल डन सक्सेसफुल, ठीक है। तो कर रहा है वो, हो रहा है ड्राइवर इंस्टॉल सक्सेस। एक बार ये हो गया, उसके बाद अगर तुम डिवाइस मैनेजर में जाओगे तब तुम्हें ये CS340 का नाम दिखेगा, और अगर वो नहीं है तो तुम्हें नहीं दिखेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर मैंने अनइंस्टॉल डिवाइस कर दिया एंड डिलीट द ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो अब यहाँ पे देखो CS340 नहीं आ रहा, कहीं पर यूएसबी में कहीं पर एक येलो सिंबल करके कुछ तो ऐसा है जो डिटेक्ट नहीं हुआ है, कहीं पर रहेगा, ठीक है। मैं एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, तो रिफ्रेशों की लिस्ट तुम्हें भी दिख जाएगा। रिफ्रेश को अब मेरे केस में ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो उसे फिर से रीइनिशिएट कर लिया। एक्चुअली जाके मुझे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये डिलीट करके अब कर देता हूँ, ठीक है, और फिर वापस से इंस्टॉल करता हूँ, तो थोड़ी देर में वो इंस्टॉल कर लेगा। इंस्टॉल करने के बाद वो लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा और CS340 लिख के आएगा, विच इज लाइक अल्टीमेटली माई आर्डिनो, क्योंकि आर्डिनो CS340 से कम्युनिकेट करेगा। तो इंस्टॉल होने के बाद ये आ गया, और इस बार COM4 है, क्योंकि मैंने इंस्टॉल करके ये सब कुछ कर दिया। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर से नई बात हुई, नई बात होने के बाद उसने बोला कि कोई कॉम्पोर्ट अलॉट करो, तो उसने रिसेंट लास्ट टाइम जब भी अलॉट किया था तब 4 और 5 बिजी रहे होंगे, उसने 6 अलॉट किया होगा। आज के दिन 4 खाली था, 4 खाली था तो उसने 4 अलॉट कर दिया, ठीक है। तो अब मेरे CS340 का COM4 हो गया है। अब अगर मुझे कोड अपलोड करना है तो मुझे आर्डिनो में जाके, यहाँ पर अभी भी पुराना COM6 दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ जाके चेंज करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि COM4 मेरा आर्डिनो का है, और 4 सिलेक्ट करने के बाद कोड अपलोड करूंगा तो अपलोड होगा। तो ये ड्राइवर इंस्टॉलेशन की प्रोसेस समझ में आई? यस, नो? तो तुम सबको एक एक बार CS340 का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। आर्डिनो आईडी से इंडिपेंडेंट है, तो मैं इसका लिंक एक बार चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। दिस द लिंक, यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। आर्डिनो आईडी से इस ड्राइवर का कोई रिलेशन नहीं है। अब आर्डिनो का एक और वर्जन है, ठीक है, हम लोग के पास है 50 में, हाँ, तो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल वाले भी और ये क्लोन वाले भी, इसको छोड़ दो, इसके लिए ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें जो उन्होंने ये एटमेल की आईसी यूज की है फॉर द सेम पर्पस, ये भी वही करेगा, यूएसबी टू सीरियल कन्वर्ट करेगा। बट इस केस में आर्डिनो ने इसके अंदर कोड डाला इस काम को करने के लिए, यूएसबी प्रोटोकॉल। तो ये जब भी यूएसबी से कनेक्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि मैं यूएसबी और मैं आर्डिनो, ठीक है। इस केस में बेसिकली क्या हुआ है, इसके अंदर जो भी कोड डाला है, आर्डिनो इंस्टॉल करते टाइम इसका करस्पॉन्डिंग ड्राइवर आर्डिनो आईडी खुद इंस्टॉल कर लेता है। तो इस केस में तुम्हें एक्सटर्नली नहीं करना पड़ता। आर्डिनो वालों ने भी यूएसबी की फीस पे आई थिंक पे नहीं की होगी, बट आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करते टाइम वो ड्राइवर इंस्टॉल कर देता है, और ड्राइवर में बेसिकली लिखा रहता है कि फ्यूचर में तुम्हें कोई कनेक्ट करेगा और बोलेगा मैं आर्डिनो हूं, तो तुम उसको आर्डिनो की तरह ट्रीट करना और उसको एक कॉम्पोनेंट अलॉट कर देना। और इस कोर्स में बेसिकली मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ, स्टॉप शेयर करता हूँ एंड जस्ट अ मोमेंट। देखो ये वाला आर्डिनो, इस वाले आर्डिनो में यहाँ पे जो चिप है, ठीक है, ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें एक कोड डला हुआ है जो सेम काम करेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होगा तो बताएगा। अब डिफरेंस क्या है ये वाले और ये वाले माइक्रो कंट्रोलर में? इसका नाम है एटमेगा 328, इसका नाम है एटमेगा 16U। 16U में U मतलब इसमें यूएसबी का ऑप्शन है, ये डायरेक्टली यूएसबी प्रोटोकॉल से बात कर सकता है, ये वाला नहीं कर सकता। इसको सिर्फ सीरियल आता है, इसमें यूएसबी भी आता है, सीरियल भी आता है। तो ये चिप को एज अ यूएसबी टू सीरियल के लिए यूज किया गया है। ये यूएसबी से कनेक्ट होता है और उसको बोलता है कि मैं यूएसबी हूँ और मैं आर्डिनो वाला यूएसबी हूँ, जो कि इसमें कोड लिखा हुआ है। तब क्या होता है अगर मैं ये कनेक्ट करूँ आर्डिनो और अब डिवाइस मैनेजर में जाके दिखाऊं,
तो मुझे कोई ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा। जब मैंने आर्डिनो आईडी इंस्टॉल किया था तो ऑलरेडी इंस्टॉल था, और अब कॉम पोर्ट में CS340 की जगह आर्डिनो लिख के आ गया। क्यों? क्योंकि आर्डिनो के ड्राइवर ने बोला था कि कोई तुमसे आर्डिनो बोलेगा तो उसको तुम कॉम पोर्ट अलॉट कर देना, और यहाँ पे भी कॉम पोर्ट अलॉट हुआ है। अच्छा, लेट मी शेयर द स्क्रीन, छूट जा रहा है। ठीक है, तो मैं डिवाइस मैनेजर में जाके दिखा रहा हूँ कि देखो अब ये कॉम पोर्ट आर्डिनो उनो लिख के आ रहा है। तो आर्डिनो आईडी के कॉम पोर्ट का नाम था मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से उसने सेम डिमांड की कि मुझे कम्युनिकेशन पोर्ट अलॉट करो, उसने अलॉट कर दिया सीरियल के कम्युनिकेशन के लिए एक पोर्ट। और नाम इसने बोला मेरा नाम आर्डिनो उनो है, तो इसने आर्डिनो उनो लिखा था। उस आईसी ने बोला था कि मेरा नाम CS340 है, तो उसमें लिखा था CS340। ठीक है, तो जो भी नाम बताया वो नाम लिख के आ गया। बट इट तो ये वाले आर्डिनो का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे तुम लिटरली एक माइक्रो कंट्रोलर लगा रहे हो। माइक्रो कंट्रोलर महंगा होता है। CS340 हार्ड कोड इलेक्ट्रॉनिक चिप है, ठीक है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, तो उसका कॉस्ट कम है, सस्ता पड़ता है। बट इट ये समझ में आ गया? तो आइडियली अगर मेरा CS340 इंस्टॉल नहीं होता तो एरर आता। फिर एरर आने के बाद वो बोलता कि कॉम्पोर्ट नहीं मिला। ठीक है, फिर मैं ड्राइवर इंस्टॉल करता, एरर आता, एरर आने के बाद ड्राइवर इंस्टॉल करता CS340। तो मतलब लैपटॉप को समझ में नहीं आता CS340 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इग्नोर कर देता, कॉम्पोर्ट अलॉट नहीं होता, कोड अपलोड नहीं होता। तो फिर हम ड्राइवर इंस्टॉल करते CS340 का, जो अभी मैंने करके दिखाया, और उसके बाद वापस अपलोड करते तो कोड अपलोड हो जाता और एलईडी ब्लिंक हो जाती। खाली ये वाला आर्डिनो अलग है। अब इमेज में यही मुझे मिला था जिसमें एलईडी ब्लिंकिंग का जीआईएफ है, तो यहाँ पे मैंने ये डाला है। इसमें एलईडी यहाँ पर है। ठीक है, हम लोग के केस में एलईडी अलग है क्योंकि वो क्लोन वर्जन, मतलब सेकंड कॉपी है, विच इज लाइक मच बेटर देन दिस वन, एक्सेप्ट कि ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आई। फिर मैंने मॉडिफाई करके एक टाइम का दिखाया था, उसको मैं थोड़ी देर बाद और दिखाऊंगा। बट दिस प्रोसेस इज क्लियर। इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? तो तुम सबको करना पड़ेगा अपलोड। ठीक है, अपलोड मतलब ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर कोड अपलोड करना पड़ेगा। ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो एरर आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस तुम जब परफॉर्म करोगे तो हो जाएगा। अब आर्डिनो का कोड समझना है कि एलईडी कैसे ब्लिंक होती है। बट आर्डिनो का ये कोड सी से डिराइव्ड है, तो सी लैंग्वेज समझना पड़ेगा। तो हम सी समझना चाहते हैं। ठीक है, तो सी समझने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अब हम सी रिवाइज कर लेते हैं। जिसको सी आता है वो आंसर देना, जिसको नहीं आता है वो समझना। ठीक है, तो कौन कौन है? आदित्य, अमेय, ऋषभ और शिवानी। ठीक है, तो अमेय और आदित्य, तुम दोनों को सी पता है? सी पता है कि बजाय तुम ये बताओ, उस दिन मैंने शिवानी से पूछ लिया था और आदित्य से पूछ लिया था कि ये क्या करेगा। ये ये क्या लिखा है और ये क्या करेगा, ये दो चीजें पता है क्या? ऋषभ और अमेय। सर इंटीजर एंड नंबर्स प्रिंट। सर ठीक है, प्रिंट मतलब प्रिंट करेंगे जो भी अपन इसमें आउटपुट में वो लिखेंगे। ठीक है, मतलब तुम्हें और फॉर नंबर मतलब, जो नंबर, हाँ फॉर का मतलब? फॉर मतलब सर सर इसका मतलब मतलब है कि आई की वैल्यू अगर 100 से कम रही तो हाँ, उसको प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, आई तो सिर्फ 100 प्रिंट होगा क्या? हाँ, तो ठीक है, आई की वैल्यूज प्रिंट होगी इंक्रीमेंट होते। सही है। सो कुछ सिंटैक्स, फॉर एग्जांपल अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, और फिर हम जब डेली कोड लिखेंगे तो जिस दिन फॉर लूप आएगा फॉर लूप को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, जिस दिन इफ एल्स आएगा उस दिन इफ एल्स को डिस्कस कर लेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड कुछ चीजें मैं लिखता हूँ, कीवर्ड जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जस्ट करता हूँ।
क्या है, इसके बाद स्पेसिफिकली फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, और इसके बाद है कंडीशनल इफ एल्स। ठीक है, एटलीस्ट इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो टोटल क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 चीजों में से कितनी चीजें नहीं पता, अपने अपने नंबर्स को चैट बॉक्स में टाइप कर दो। सब कुछ पता है तो 0 टाइप कर देना। बताओ बताओ। सर पहले 2 पॉइंट्स कौन कौन से? HLL, MLL, LLL, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ID। सर जो कंपाइलर है ना, नहीं, कितने नहीं पता, सिर्फ ये पूछा है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। तो यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड लिखे हैं, ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा क्लीन लिख दिया, तो अब तुम्हें टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, टोटल 7 लाइन्स है। तो अब कौन कौन सी चीज नहीं पता कि क्या होता है। ठीक है, जैसे पहली लाइन है HLL, MLL, LLL, ये क्या होता है। सेकेंड लाइन है ID, थर्ड लाइन है कंपाइलर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8। तब 8 नहीं है, 7 एक्चुअली, मैं इसको ठीक करता हूँ। सर LLL लो लेवल लैंग्वेज आया होगा, ठीक है, और क्या पता है। MLL होगा, इट्स लाइक पार्शली मेरे ख्याल से उसमें इंग्लिश थोड़ा पार्शली यूज होता है, तब मुझे याद है। और हाँ, HLL में आई मीन टोटल इंग्लिश यूज होता है, बट इट इज नॉट ये जावा और C लैंग्वेजेस उसको ये नहीं कर पाते, उसको ठीक है, डिकोड नहीं कर पाते उसको। ये टाइप्स हो गए। तो मतलब तुम्हें HLL अब क्या नहीं पता। क्या नहीं पता सर, हेडर का होता याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, हम और ID। आईडी तो सर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है ना। ठीक है, बाकी सर सब पता है मतलब। कंडीशन, बाकी सर तो अपने कंडीशन इफ एल्स। ठीक है, वो नहीं पता। ओके, तो अब मैं बताता हूँ डिटेल में, है ना। खाली ये सब बहुत छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली वेरिएबल वाला पार्ट 2 लाइन में हो गया है, तो मैं उसको खाली ड्रॉ करके बता देता हूँ कि दिस इज 1 लाइन। ठीक है, तो अब दिस इज लाइक लैंग्वेज। अब तुम सबको सी के बारे में पता है, तो लैंग्वेज है क्यों चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर को टास्क देना है। ठीक है, कम्युनिकेट करना है। कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, बट तुम बताओगे नहीं तो करेगा ही नहीं। सो यू नीड अ वे टू कम्युनिकेट, एंड इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं चलता, कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। तो द वे दे आर डिजाइंड, उस तरीके से तुम्हें अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है एज ऑफ नाउ। ठीक है, आजकल एलेक्सा आ गया है जहां पे तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करते, तुम डायरेक्टली बात कर लेते हो। ठीक है, एलेक्सा से पहले तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग की नीड नहीं होती थी, सॉफ्टवेयर होते थे, तुम क्लिक क्लिक करके काम कर लेते थे। ठीक है, मतलब कीबोर्ड और माउस से काम कर लेते थे। वंस अपॉन अ टाइम कुछ भी करने के लिए तुम्हें प्रोग्रामिंग करना पड़ता था। ठीक है, बट बैकएंड में चाहे एलेक्सा हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, सब में अल्टीमेटली प्रोग्राम चल रहा है। तो
अल्टीमेटली तुम्हें कंप्यूटर को कुछ समझाना है, कुछ काम करवाना है तो सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा, प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर को समझ में आएगा तुम चाहते क्या हो, तो फिर वो कुछ सॉल्व करके दे पाएगा, टास्क परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, अब वो लैंग्वेजेस के 3 टाइप है, HLL, MLL, LLL। फुल फॉर्म है हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब बहुत दिन से हम हार्डवेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सबको पता है कि हार्डवेयर को सिर्फ बाइनरी समझ में आता है। सही है, 1 0 बाइनरी का मतलब नंबर समझ में नहीं आते, अल्टीमेटली ये एक वोल्टेज फॉर्म में तुम्हारे हार्डवेयर में होता है जो उसको समझ में आता है। ठीक है, ज्यादा वोल्टेज 5 वोल्ट हाई, 0 वोल्टेज कम वोल्टेज लो। हाई को हम जनरली 1 से रिप्रेजेंट करने लगते हैं और लो को 0 से रिप्रेजेंट करने लगते हैं। ठीक है, अब इसे बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, वो चीज जो पूरी की पूरी बाइनरी में लिखी हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये करना है 2 + 3, तो अल्टीमेटली तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर ये एग्जीक्यूट ऐसे होता है, बाइनरी में 2, बाइनरी में 3, फिर इनको बाइनरी फॉर्मेट में ऐड करेंगे और फिर आंसर प्रोड्यूस करेंगे 2 + 3 5, मतलब ये। ठीक है, ऐसा आंसर आएगा। तो ये जो भी लॉजिक होगा, जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी तुम्हें माइक्रोकंट्रोलर समझाना है, वो सब अल्टीमेटली बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा और बाइनरी फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होगा, जिसे हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। शुरू में कोई और ऑप्शन नहीं था, शुरू में माइक्रो कंट्रोलर्स बने, माइक्रो प्रोसेसर्स बने, तुम्हें बाइनरी में ही करना पड़ता था। एंड दैट टू कि जब फैक्ट्री में चिप वगैरह बन रही है उसी टाइम पे तुम 1010 ऐसे कुछ सीक्वेंसेस डाल के छोड़ देते थे। मतलब ऐसा समझो नोकिया का जो पुराना वाला फोन आता था 1208 या उस टाइप के फीचर फोन, ठीक है, उन सब में जो भी रिंगटोन आ गई वो आ गई। अब ना तो तुम रिंगटोन डिलीट कर पाओगे ना तो ऐड कर पाओगे। ठीक है, वो सब ऑप्शंस होते ही नहीं थे, मतलब फैक्ट्री से जो कोड डल के आ गया आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे बाइनरी वाले सिस्टम चलते थे, डिफिकल्टी होती थी। फॉर एग्जांपल इस कोड को लिखने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स भी समझ में आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस मतलब कोडिंग भी आना चाहिए, दैट टू बाइनरी वाला कोडिंग आना चाहिए, है ना। और क्योंकि तुम 1010 पे लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में मैं मनीष ऐसे लिख सकता हूँ, बाइनरी में इसको लिखने के लिए मुझे ऐसे बहुत कुछ 8888 ऐसे कितने 1s and 0 लिखने पड़ेंगे, 6 × 8 इतने 1s and 0s लिखने पड़ेंगे, तब जाके मनीष होगा। मतलब लिखना भी लंबा है, टाइपिंग भी ज्यादा होगी, पेज पे लिखोगे तो भी ज्यादा लिखना पड़ेगा, एफर्ट ज्यादा है। ठीक है, तो लॉजिक बनाना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो लो लेवल लैंग्वेज की ऐसी कुछ लिमिटेशंस थी, तो इंग्लिश को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया। पहले लेट्स से अगर 2 + 3 करना है तो फिर तुम्हें बाइनरी में ऐसा लिखना पड़ता था, बोलना पड़ता था कि बाइनरी में दिस एंड दिस। इसका मतलब है कि तुम 2 + 3 करना चाहते हो, तब बाइनरी में कोड लिखना है। फिर ये इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे ये कन्वर्ट हुआ, जहां पे तुम्हारे पास थोड़ी सी इंग्लिश आ गई, तो धीरे धीरे समझ में आएगी अच्छा इतने कुछ फिक्स काम ही करता है माइक्रो कंट्रोलर। कल हम लोग देख रहे थे कि ALU है, अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्या होगी, प्लस करना है। तो कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम एक काम करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बजाय हम एक ऐसा डिवाइस बना लेते हैं या फिर एक ऐसा कोड लिख देते हैं जो इस इंग्लिश को, फिक्स कीवर्ड्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। तो तुम यहाँ पे मैथ्स या इंग्लिश के टर्म्स में लिखो, ये उसको लेगा और कन्वर्ट करके बाइनरी के टर्म्स में दे देगा। ठीक है, तो जब ये टूल बन गया, ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वाला पार्ट दोनों बन गया, दोनों तरीके से इंप्लीमेंट होता है, तब इंग्लिश ऐड हो गया और इसी चीज को फिर ऐसे लिखने लगे, ऐड 2 3। तो इसको देखो और इसको देखो, ऑब्वियसली ये जल्दी समझ में आएगा, ये इजी होगा लिखना। ठीक है, तो ये भी वही लिखा हुआ है। होता क्या है, ये एक नंबर है 80, ये एक नंबर है 2, ये एक नंबर है 3। 80 क्यों आया, क्योंकि उस माइक्रो कंट्रोलर में 80 लिखने से ऐड परफॉर्म करता है, उस माइक्रो कंट्रोलर की डिजाइन ऐसी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड 2 3, इसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में कि ये बाइनरी का 80 है, ये डेसिमल का 80 है। ठीक है, सॉरी डेसिमल का 80 नहीं है, ये बाइनरी का 80 नहीं है, हेक्साडेसिमल का 80, और ये वहां पे बन रहता है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ कुछ नंबर लिखते हैं बेसिकली। तो अगर वो 80 लिखने से ऐड करता है तो उसको फिर उन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया कि कभी भी हम 80 लिखेंगे तो बैकएंड में, सॉरी ऐड लिखेंगे तो उसको 80 कन्वर्ट कर लेना, हम सबट्रैक्ट लिखेंगे तो 81 कन्वर्ट कर लेना, और इस 81 से माइक्रो कंट्रोलर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा तुम सबट्रैक्ट करना चाहते हो। तो ऐसे इंग्लिश के कीवर्ड्स ऐड कर दिए और इनको ऑपकोड्स बोलते थे, इंस्ट्रक्शंस बोलते थे, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस बोलते थे। ये जब नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको ऑपकोड बोलते हैं। ठीक है, तो थोड़ी इंग्लिश आ गई, कोड लिखना इजी हो गया। और यहाँ पे एक और चीज ऐड हो गई, वो कन्वर्जन वाला पार्ट जिसको असेंबलर बोलते हैं। ठीक है, तो असेंबलर बेसिकली क्या करता था, असेंबलर ये तुम्हारे इंग्लिश वाले असेंबली लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। माइक्रो कंट्रोलर को जिस लैंग्वेज में समझ में आता है वही लैंग्वेज में। तो इस इक्विवेलेंट की तुम्हें चाइनीज नहीं आती तो तुमने एक ट्रांसलेटर हायर कर लिया जो चाइनीज टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो वो सामने वाला बंदा चाइनीज बोलेगा, तुम समझ जाओगे हिंदी में, तुम हिंदी बोलोगे समझ जाएगा चाइनीज में। तो असेंबलर बेसिकली ये सारी चीजें करता था, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो कोडिंग इजी हो गया, बट अब इंग्लिश आ गया, तुम कोड अच्छे अच्छे लिख सकते हो, बड़े बड़े लिख सकते हो, धीरे धीरे तुम बड़े बड़े कोड लिखने लगोगे। फिर एक लिमिट आ जाएगी कि यार हर चीज अलग अलग लिखना पड़ता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो और इवॉल्व किया और हाई लेवल लैंग्वेज बना जिसमें तुम एक्चुअली इंग्लिश जैसी चीजें यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ x इज ग्रेटर देन 2 तो y इक्वल टू 3। अब दिस इज ऑलमोस्ट इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस मैथ। तो और इवॉल्व हुआ, तो इवॉल्व क्या हुआ, अब असेंबलर के बजाय और इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए और अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जिसको कंपाइलर बोलते हैं। ये कंपाइलर क्या करता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज की मतलब ज्यादा इंग्लिश को लेता है और वहां से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो अब तुम और इंग्लिश में और अच्छे टास्क लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो इफ वाला पार्ट लिखा था उसको अगर मिडिल लेवल लैंग्वेज में लिखना है तो कम से कम 8-10 लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जंप इंस्ट्रक्शन, मूव इंस्ट्रक्शन, ऐसा बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। उस 8-10 लाइन की बजाय तुमने खाली यहाँ पे 3-4 लाइन में काम खत्म कर दिया, ठीक है। तो कोड लिखना इजी हो गया, बट इसका कन्वर्जन भी डिफिकल्ट है। तो कंपाइलर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो इसको कन्वर्ट कर देता है हाई से लो पे। तो कंपाइलर हाई से लो पे कन्वर्ट करता है, असेंबलर मिडल से लो पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज है इसको मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और जो मिडिल लेवल लैंग्वेज है उसको असेंबली लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। जब फैक्ट्रीज की असेंबलीज वगैरह बनने लगी तब और डिमांड आने लगी, तब असेंबली लैंग्वेज आया था जनरली। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो मशीन को समझ में आता है। हाई लेवल को हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा C++, पाइथन, जावा ये सब कुछ हाई लेवल पे है, ठीक है। अब जो सेकंड कीवर्ड है वो आईडी, तुम जो कोड लिखते हो, ठीक है। तो तुम सबने सी प्रोग्रामिंग की है तो किसी सॉफ्टवेयर में की थी, कौन से सॉफ्टवेयर में? वर्चुअल कोड। ठीक है, वर्चुअल में। और किसी ने विजुअल स्टूडियो में किया होगा, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। देव C++ है, नेटबीन्स है, एटम है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उनमें से कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसको तुम आईडी बोलते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर की नीड है कोड करने के लिए, तो भाई एक सॉफ्टवेयर की नीड है, उस सॉफ्टवेयर को खाली कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। किसी को पता है सी के कंपाइलर का नाम क्या है? सी का कंपाइलर क्या? जैसे मूवी देखनी है लैपटॉप में, मूवी डाउनलोड कर ली तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करके देखते हो? कि अपने आप हो जाता है विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के। तो आइडियली तुम VLC यूज करते हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट का मल्टीमीडिया, क्या नाम था उसका, ऐसे मल्टीमीडिया प्लेयर था शायद, ठीक है, वो यूज करते हो। तो तुम ये सारे अलग अलग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हो। तो VLC बेसिकली करता क्या है, VLC को समझ में आता है कि मूवीज को प्रोसेसर को कैसे समझाओ, प्रोसेसर अल्टीमेटली उसको डिस्प्ले कैसे कर देगा, ठीक है। तो वैसे ही कोड लिखने के लिए सी को अल्टीमेटली मशीन को समझाना है, प्रोसेसर को समझाना है। उसके लिए हमारे पास एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लगता है जिसको हम कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लगता है जिसको हम नोटपैड बोलते हैं। इन दो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर से तुम नोटपैड में कोड लिखो, फिर कंपाइलर को बोलो कि ये मेरा कोड है, इसको कंपाइल करके हार्डवेयर को समझाना है, ठीक है। तो ये दो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर से काम चल जाता है, बट तुम ये दोनों यूज नहीं करते, तो एक थर्ड पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हो जिसको आईडी बोलते हैं। आईडी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली जब तुम नॉर्मली कोड लिखते हो, तो मैं लिख के दिखाता हूँ, लिख के नहीं दिखाऊंगा, बेसिकली कॉपी पेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो कोई रैंडम वेबसाइट ओपन की, वहां से एक कोड कॉपी कर लेते हैं। मान लो ये कॉपी कर लिया, Ctrl+C, डेस्कटॉप पे गया, नोटपैड में न्यू और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम दे दिया लेट्स से मेल, ठीक है। अब TXT लिखा हुआ है तो TXT नहीं चलता, सी का कोड है तो सी लिखना पड़ता है। मतलब अब ये सी के कोड का फाइल टाइप बन गया। इसको ओपन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कोड जो भी इंटरनेट से उठाया था, ठीक है, बंद कर दिया। अब इस पर डबल क्लिक करने से कोड रन नहीं हो रहा, हेलो प्रिंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब कमांड विंडो ओपन कर रहा हूं मैं और मेरा कोड डेस्कटॉप पे है, तो मैं यहाँ पे CD डेस्क
डेस्कटॉप पे माइग्रेट कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कमांड विंडो में बोल रहा हूँ कि मुझे डेस्कटॉप पे जाना है। तो इफ यू नोटिस राइट नाउ मेरा जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पर है मेरे यूजर के फोल्डर में, ठीक है। उसको cd कमांड है डेस्कटॉप, तो वो अब देखो डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में अगर मैं यहाँ पे dir लिखूं तो वहां पे तुम्हें जो भी चीजें अवेलेबल है दिख जाएगा, और इसमें कहीं पर main.c भी है, मतलब मेरे डेस्कटॉप में main.c फाइल है। यहाँ पर मैं उसे बोलूंगा जीसीसी सॉफ्टवेयर, जो कि सी के कंपाइलर का नाम है। तो जीसीसी तू क्या कर main.c को कंपाइल कर दे। तो मैंने इसको ऐसे बोला, फिर एंटर किया, थोड़ी देर उसने टाइम लगाया, और उसके बाद कोई एरर नहीं आया, नई लाइन आ गई, मतलब कंपाइल हो गया। और डेस्कटॉप पे जाके देखोगे तो पहले सिर्फ main.c था, अब a.exe आ गया है। इस पर डबल क्लिक किया तो मेरा कोड रन होता है, ठीक है। बट अभी कोड में कहीं पे कुछ भी लिखा नहीं था, कोड रन होकर बंद हो जाता है, तो हमें देखने का चांस नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस कोड को डबल क्लिक करने से कोड एक्सिक्यूट होता है, बट हमें दिखता नहीं है। देखने के लिए मैं कोड में जा रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं पर मैं एक लाइन लिख दे रहा हूँ जिसकी वजह से कोड रुक जाए। किसी को पता है क्या लिख सकते हैं? कोड एक्सिक्यूट होता है, हेलो प्रिंट करता है, कोड खत्म हो जाता है, विंडो बंद हो जाता है, ये सब कुछ माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है, हमें दिखता नहीं। यहाँ पे मैं कोड को बोल रहा हूँ कि रुक जाओ, वेट करो। तो उसका एक तरीका है कि मैं एक इन्फिनाइट लूप लिख दूंगा। कोड समझना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, प्रोसेस। अब अगर मैं वापस जाके यहाँ पे कंपाइल करने के लिए बोलूँ जीसीसी main.c, फिर से कंपाइल करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फाइल डिलीट कर देता हूँ a.exe, और कंपाइल करके दिखाता हूँ कि वो जब कंपाइल हो जाता है तो वो फाइल बनती है। ये देखो बनी। अब a.exe पे क्लिक किया तो ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, सही है। तो इतना करने से मतलब ये दो जीसीसी एक सॉफ्टवेयर है, नेट से जाके डाउनलोड कर लो, जीसीसी डाउनलोड, ठीक है। ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, और फिर नोटपैड खोलो जो कि बाय डिफॉल्ट आता है, उसमें कोड लिख के एक्सिक्यूट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, बार बार इसे खोलना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हेलो वर्ल्ड में मैंने चेंजेस करके कुछ लिख दिया, सेव कर दिया, और अब अगर मैं आउटपुट फाइल को रन करूंगा तो आउटपुट फाइल में चेंज नहीं हुआ है, अभी भी हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है। मतलब सेव करने से कुछ चेंज नहीं होता, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइल करने के बाद अब चेंज हुआ होगा, और अब देखो तो जो चेंज किया था वो इंप्लीमेंट हुआ है। मतलब प्रोसेस क्या रहेगी, बार बार नोटपैड खोलो, एडिट करो, सेव करो। सेव करना भूल गए, मान लो मैंने एडिट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैंने एडिट कर दिया, और यहाँ जाके वापस कंपाइल भी कर दिया। कंपाइल करने के बाद जो नई फाइल बनी है उस पर डबल क्लिक भी किया, तो जो चेंज किया है वो फाइल नहीं आ रही है, चेंज में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो सेव करना भी इंपॉर्टेंट है, चेंज करो, कंट्रोल एस करके सेव करो, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ, कंपाइल करो। कंपाइल करने के बाद अभी भी रन नहीं होगा, रन करने के लिए तुम्हें a.exe पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके रन होगा। तो इतनी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाती है, और तुम्हें जब बड़ा कोड लिखना है तो बार बार प्रोसेस आएगा, तो डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाता है। उसको सॉर्ट करने के लिए IDE बना है, ठीक है। तो IDE क्या करता है, ये सारे पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, नोटपैड, कंपाइलर, और जो आउटपुट देखने वाला विंडो है वो, ये सबको एक ही पार्ट में इंटीग्रेट कर देता है। जैसे कि हमारा आर्डिनो IDE है, यहाँ पे कोड लिखो, यहीं से कंपाइल कर लो, जो भी एरर आउटपुट है वो सब यहीं दिख जाएगा। कोड अपलोड हो गया तो आउटपुट भी यहीं दिखने लगेगा। हमारे केस में हार्डवेयर का आउटपुट बाहर दिखता है, सॉफ्टवेयर का आउटपुट होगा तो वो भी वहीं दिख जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस इजी हो जाती है कोड डेवलप करने की, ठीक है। तो हमारे केस में हम जो पीस ऑफ सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो आर्डिनो IDE। आर्डिनो के लिए भी ऐसे ही नोटपैड और आर्डिनो का कंपाइलर अलग है, उसका नाम है AVR GCC। AVR हमारे माइक्रो कंट्रोलर का, GCC C का कंपाइलर, इन दोनों को मर्ज करके जो कंपाइलर बनाया उसका नाम है AVR GCC। वो डाउनलोड कर लो और फिर कंपाइल करते जाओ, और अपलोड करने के लिए फिर एक अलग पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लगेगा। तो ये सब कुछ इजी करने के लिए आर्डिनो IDE फास्ट कर देता है प्रोसेस, ठीक है। सब कुछ इनबिल्ट है उसमें, तो तुम्हें खाली बटन प्रेस करने पड़ते हैं। देन कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, अभी मैंने बताया था, अब तुम्हारी बारी, तुम बताओ। सर जो हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, इसलिए कंपाइलर की यूज की जाती है। ठीक है, तो कंपाइलर का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और कोई काम है क्या? एरर फाइंड करना इसका काम है क्या? यस सर। ठीक है, तो नहीं, एरर फाइंड करना उसका काम नहीं है, ठीक है। कंपाइलर का काम सिर्फ इतना है, हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। तो वो तुम्हारा कोड रीड करता है, उसको कन्वर्ट करता है। बट कोड रीड करते करते कुछ उसको समझ में नहीं आया, तो तुम्हें बोलता है कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है। हो सकता है कि वो लाइन में कुछ एरर हो सकता है कि एरर ना हो, ठीक है। बट वो सिर्फ ये बताता है कि मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई है, और थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो वो ये भी बता देता है कि शायद से ये होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, तुम एग्जाम में कुछ लिखते थे कॉपी वगैरह में, फिर कुछ लाइन बहुत ही गंदी हो गई, बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिख दी, तो टीचर ऐसा राउंड कर देता है रेंट बॉक्स से, ठीक है। तो वो राउंड करने का मतलब क्या होता है, ये समझ में नहीं आया क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, फिर वो तुम्हें बुला के, अगर एग्जाम नहीं है, नॉर्मल नोटबुक चेक कराते थे बचपन में, वो चेक करा रहे हो, तो फिर वो राउंड करके तुम्हें बुला के पूछते थे कि ये क्या लिखा है। तो इट्स इक्विवेलेंट, कंपाइलर का काम नहीं है एरर फाइंड करना, ठीक है। कंपाइलिंग के प्रोसेस में जो समझ में नहीं आता वो तुमसे फिर वो हाईलाइट करके पूछता है और बोलता है कि अब मैं कंपाइल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस लाइन को समझे बिना नीचे जा नहीं सकता, ठीक है। तो वहां पे कंपाइलेशन रुक जाता है। एक्चुअली एरर फाइंड करना है तो उसके लिए एक अलग पीस ऑफ पार्ट है जिसको हम डिबगर बोलते हैं, ठीक है। डिबगर है जो एक्चुअली में एरर फाइंड करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो तुम्हें कोड में ये लाइन रन होने से मेमोरी में क्या क्या चेंज आया वो सब दिखा देता है, और फिर तुम फिगर आउट करो कि सच में आना था कि नहीं आना था, तुम्हें दिख गया, अब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इसकी वैल्यू तो 2 हो जानी चाहिए थी बट अभी भी 3 है, तो तुम बोलोगे इस लाइन में एरर हो रहा है कुछ, ठीक है। तो डिबगर वो सारी चीजें करता है, बट कंपाइलर एज अ बाई प्रोडक्ट एरर बता देता है, ठीक है, सिंटैक्स एरर बता देता है। तो एरर 2 टाइप के होते हैं, एक सिंटैक्स एरर है, मतलब फॉर एग्जांपल स्पेलिंग में मैंने मिस्टेक कर दी, तो ये सिंटैक्स एरर है, तुम बोलोगे सर कुछ गलत लिखा है, ठीक है। बट मान लो स्पेलिंग सही है बट मुझे लिखना था मैक्सिनिया और लिख ये दिया, तो इससे बोलेंगे रन टाइम एरर, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं है बट लॉजिक में कुछ गड़बड़ी है, इसकी वजह से आउटपुट गलत आ रहा है। तो रन टाइम एरर को कंपाइलर कभी भी नहीं बता पाएगा, उसका काम ही नहीं है, तो उसके लिए डिबगर यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर हमें पता चल जाता है कंपाइलर से क्योंकि वो कन्वर्ट कर रहा था, गॉट इट। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि उसके बिना तुम्हारे हार्डवेयर को समझेगा नहीं, हार्डवेयर को समझेगा नहीं तो कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली तुम्हारा टास्क सॉल्व कौन करने वाला है, प्रोसेसर, प्रोसेसर में भी ALU, ठीक है। अब हेडर, हेडर क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फर्क होता है। अभी हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक और लैंग्वेज होती है जिसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं, आइडियली उसको लैंग्वेज नहीं बोलते, स्क्रिप्टिंग, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल देते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलते, स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज लाइक कि उसमें तुम्हें कंपाइल नहीं करना पड़ता, उसमें बस कन्वर्ट करना पड़ता है कि ये लाइन लिख दी, इस लाइन का मीनिंग ये होता है, ठीक है। उनका ऐसा ग्रुप बना के कुछ लॉजिक नहीं होता है, तो उनके लिए कंपाइलर नहीं होता, उनके लिए इंटरप्रेटर होता है। उनके लिए इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन को उसी टाइम पे कन्वर्ट कर देता है कि अच्छा 2 लिख दिया, 2 मतलब एक नंबर मेमोरी में सेव कर दो, 3 लिख दिया, 3 नंबर मतलब एक नंबर, 2 + 3 लिख दिया मतलब ऐड करना चाहते हो तो यहीं पे आउटपुट 5 आ जाएगा। पाइथन जैसे इंटरप्रेटर, ठीक है, तो पाइथन उसी टाइम पे आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। सी क्या करेगा, 2 + 3 लिखने से आउटपुट नहीं आएगा जब तक तुम पूरा का पूरा कंपाइल करके इसको रन नहीं करते तब तक। तो मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज रियल टाइम में तुम्हारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बात कर करके पूछ के रियल टाइम में सॉल्व करते जाते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूरा तुम क्वेश्चन लिख लो उसके बाद एक साथ प्रोसेसर को जाके बोलना कि इसका आंसर दो, ठीक है। तो कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए है, इंटरप्रेटर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए है। अब आते हैं हेडर पे, तो हेडर क्या होता है, पता है नहीं पता है, लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब तो हेडर्स आर लाइक फाइल का एक टाइप है जिसको हेडर बोलते हैं, और वो जनरली लाइब्रेरीज होती हैं। बट लाइब्रेरीज मतलब क्या, किस चीज की लाइब्रेरी, बुक्स की लाइब्रेरी, सेट ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, यस, ठीक है। तो मतलब तुम लोग को फंक्शंस पता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हेडर में बहुत सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं और उसको कंपाइल करके एक फाइल बना दिया है, और इसका डेटा टाइप मतलब फाइल का टाइप हेडर किया हुआ है जिसको तुम अपने किसी भी कोड में इंक्लूड कर सकते हो। कंपाइलर कोड को कंपाइल करते टाइम देख लेगा कि अच्छा हेडर फाइल है, ओके, नीचे कोई फंक्शन का नाम मिला जो उसको समझ में नहीं आ रहा है तो हेडर फाइल में जाके एग्जीक्यूट कर लेगा कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है। तो एडवांटेज क्या होता है, हेडर फाइल से तुम्हारा कोड का प्रोसेस इजी हो जाता है, ठीक है, कोड लिखने का प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें मैंने बोला कि पनीर टिक्का बटर मसाला बनाओ, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें उसकी रेसिपी नहीं पता, तुम नहीं बना पाओगे, तुम्हें यह भी नहीं पता कि क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बट एक शॉर्टकट है। अब तुम्हें शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हेडर फाइल नहीं है, बट आजकल शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, तो उसे बोलते हैं रेडी मिक्स पैकेट। तो मार्केट में जाओगे, मॉल में जाओगे, कहीं पे जाओगे, पनीर टिक्का बटर मसाला का पैक जो भी रेसिपी है उसका रेडी मिक्स पैकेट खरीद के लाओ, उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, पैकेट के इंस्ट्रक्शन पढ़ो, एग्जीक्यूट कर दो, काम हो गया, एंड प्रोडक्ट
जो भी बनाना था वो बन गया। तो फंक्शंस कुछ ऐसे ही करते हैं, मतलब बेसिकली हेडर फाइल कुछ ऐसे ही करते हैं। हेडर फाइल्स में तुम्हें वो रेडीमेड पूरी की पूरी रेसिपी मिल जाती है, तुम्हें बस नाम लेना पड़ता है, मतलब मार्केट से जाके खरीदो और स्टेप बाय स्टेप जो लिखा है एक्सिक्यूट कर दो, आउटपुट आ जाएगा। तो हेडर में ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है ए और बी का। अब तुम्हें अगर मैथ्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये पता ही नहीं है, तो कभी कभी एक्सिक्यूट, मतलब जिंदगी भर टाइम बिता लो तुम एक्सिक्यूट नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट अगर फंक्शन बना हुआ है और तुम्हें मैथ का मल्टीप्लिकेशन चाहिए और तुम्हारे पास दो मैट्रिक्स हैं, तो ये फंक्शन को कॉल करो, ये उस हेडर फाइल में जाएगा, वहां पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कैसे करते हैं, वो एक्सिक्यूट कर देगा और आउटपुट आ जाएगा। तो अब फायदा क्या होगा, आउटपुट आ गया इजीली, ठीक है। तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि बैकएंड में क्या क्या हो गया, ठीक है। मतलब रेडी मिक्स में कौन कौन से मसाले हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, तुम्हें पता नहीं चलता, बट आउटपुट आ जाता है। तो एडवांटेज इन टर्म्स की एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है, कोड डेवलपमेंट का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज कि तुम्हें पता नहीं चलता कि बैकएंड में क्या चल रहा है, ठीक है। तो शुरू में हेडर फाइल यूज करो, प्रोसेस सीखो कि कोड लिखते कैसे हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करो, फिर धीरे धीरे हेडर फाइल के अंदर जाके देखो कि कैसे होता है, फिर धीरे धीरे खुद के हेडर फाइल बनाओ, खुद के फंक्शन बनाओ, ठीक है। ऐसे पाथ होगा। फिर नेक्स्ट है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये 4 वर्ड है, चारों सुन रखे हैं। और उससे पहले बताओ कि फर्स्ट टाइम जिंदगी में वेरिएबल कब सुना था? किसी को याद है फर्स्ट टाइम वेरिएबल कब सुना था? ठीक है, मैथ में है ना, मतलब पहले मैथ इजी थी, पहले मैथ ऐसी होती थी 2 + 2, फिर कॉम्प्लिकेट कर किया तो 23 + 56 ऐसे नंबर हो गए, और कॉम्प्लिकेट कर दिया तो ठीक है चलो 23 × 56 कर दिया। फिर अचानक से एक दिन एक्स आ गया, और जिस दिन से एक्स आया उसके बाद तुम्हारी मैथ कॉम्प्लिकेट हो गई, है ना। तो 5th 6th में वेरिएबल वाला चैप्टर आया होगा और तुम्हें बोला गया होगा कि ठीक है वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है? कुछ नहीं, अल्फाबेट्स, इंग्लिश में कुछ कीवर्ड, और इसके अंदर की वैल्यू तुम चेंज कर सकते हो। तो शुरू में लॉजिकल था कि क्यों ही करना, जब तुम्हें 2 + 3 करना है तो x = 2 लिख के x + 3 लिख के क्या मिला, इससे अच्छा 2 + 3 कर लो। बट धीरे जब एडवांस होते गए तो तुम्हें फायदा समझ में आने लगा कि अच्छा वेरिएबल का फायदा क्या है, कि तुम जनरलाइज फॉर्मूला बना सकते हो कि x² + y²। इसका मतलब x और y दो अलग अलग नंबर्स हो सकते हैं, और +2xy लिख के तुम फॉर्मूला बना पा रहे हो, ठीक है। तो वैल्यू चेंज होने का मीनिंग तुम्हें समझ में आने लगा, बट वहां से तुम्हें वेरिएबल समझ में आया। द फंडा ऑफ वेरिएबल इन द कोडिंग इज सेम, कि कुछ इंग्लिश के प्रीटेक्स्ट, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको हम वेरिएबल बोल सकते हैं, और तुम बना सकते हो, पहले से डिफाइन भी हो सकते हैं। और इसके अंदर तुम 1 लिख दो तो 1 हो जाएगा, 2 लिख दो तो 2 हो जाएगा। मतलब 2 लिख के नीचे पूछोगे x की वैल्यू क्या है तो आंसर आएगा 2, 1 लिख के पूछोगे 2 की वैल्यू क्या है तो आंसर आएगा 1। इसका फायदा होता है कि जब तुम लॉजिक बनाते हो तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें नहीं पता कि x में क्या आने वाला है, तो तुम ऐसे कर सकते हो कि x = 2 × जो भी तुमने यूजर ने इनपुट दिया वो i की वैल्यू 1 हुई तो x में वैल्यू सेव हो जाएगी 2, i की वैल्यू 2 हुई तो x में वैल्यू सेव हो जाएगी 4। तो तुम्हें पहले से नहीं पता था तो तुमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है। अब इन वेरिएबल्स के मैथ में थोड़ा इजी था, मैथ में तुम्हें बताना नहीं पड़ता था कि ये x क्या सेव करेगा। x में लिखा है 2, ठीक है, x में लिखा है 1.5, वो भी ठीक है, ठीक है, x में लिखा है 22.7325 समथिंग, वो भी ठीक है। प्रोग्रामिंग में थोड़ा फर्क है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर दिया, इंट, फ्लोट, डबल, कैर। तो इंट क्या होता है? इंटीजर। ठीक है, मतलब इंटीजर सेव करेगा, ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर्स। फ्लोट क्या होता है? डेसिमल वाले। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू सेव करेगा, मतलब 1 सेव करना है तो इंटीजर, 1.2 सेव करना है तो फ्लोट। तो डबल क्या होता है फिर? डबल और लॉन्ग सेम होता है क्या सर? नहीं, लॉन्ग इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। पनीर टिक्का बटर मसाला विथ एक्स्ट्रा बटर, तो लॉन्ग इज इक्वल टू दैट।
एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना चाहते हो तुम किसी एग्जिस्टिंग चीज में, तो इंट को तुम लॉन्ग कर सकते हो, फ्लोट को लॉन्ग कर सकते हो, डबल को लॉन्ग कर सकते हो। तो लॉन्ग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो डबल क्या है नहीं पता, किसी को पता है? और बहुत कम यूज करते हैं, इसलिए डबल मतलब अब सी का सब्जेक्ट आगे चला जाएगा और मोस्टली तुम कभी डबल यूज नहीं करोगे, ऐसा होता है। ठीक है, इसलिए डबल बहुत कम पता रहता है, बट तुम में से किसी को भी नहीं पता। तो डबल भी डेसिमल है, अब ये मैंने बता दिया। तो फिर अगर इसमें भी डेसिमल सेव करता है तो दूसरा क्यों चाहिए डेटा टाइप? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ज्यादा होंगे डबल में। ठीक है, तो इसमें लेट्स से अगर तुम 10 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी से सेव कर सकते हो तो इसमें 20, इसलिए उसको डबल बोलते हैं। डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी डबल है। ठीक है, डबल में फॉर एग्जांपल पाई सेव करना है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 है ना। तो पाई की वैल्यू ये रहा, ऐसा कुछ बहुत ही लंबा है, सही है, खत्म नहीं होने वाला और रिपीट भी नहीं होने वाला। खत्म हो जाता तो खत्म हो जाता 3.14, रिपीट हो जाता तो तुम ऐसे लिखते 3.145 ये रिपीट होता है। ठीक है, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हर डिजिट के बाद कुछ अलग डेसिमल अलग नंबर आता है जिसका रिपीटेबिलिटी नहीं है। तो तुम ये पाई की वैल्यू लोगे वर्सेस ये पाई की वैल्यू लोगे, इसकी कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट होगी एज कम्पेयर टू दिस कैलकुलेशन। ठीक है, हो सकता है बहुत बार तुम्हें इतनी ज्यादा एक्यूरेट की नीड नहीं है, जैसे कि पूरी मैथ में तुमने आज तक 3.14 से काम चला लिया, 3.14 के बाद 159 तुमने कभी भी यूज नहीं किया होगा। ठीक है, बट अगर तुम्हें कोई कैलकुलेशन करनी है जिसमें बहुत एक्यूरेसी चाहिए तो इट विल बी मच बेटर कि तुम इतनी ज्यादा डेसिमल प्लेस वाला नंबर लेके कैलकुलेशन करो, रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। ठीक है, तो ऐसे स्पेसिफिक केसेस में डबल का काम आता है। ठीक है, इट कैन सेव मोर डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लोट। तो फ्लोट में पाई की वैल्यू सेव करोगे तो इतना सेव होगा, डबल में इतना सेव हो जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बेटर हो जाएगी। गॉट इट? फिर है कैर। कैर क्या होता है? कैरेक्टर्स जैसे A to Z। हाँ, तो इन सब में नंबर सेव हो रहा था। ठीक है, अगर तुम्हें ABCD सेव करना है तो इंट फ्लोट नंबर तो है नहीं तो सेव नहीं कर पाएगा। सिंबल स्टार हैज ये सब सेव करना है तो अगेन नंबर नहीं है, सेव नहीं हो पाएगा। तो इन सब के लिए कैरेक्टर नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल के टाइप्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सी को बाय डिफॉल्ट नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो। मैथ में तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा टीचर इंटेलिजेंट है, तुम दोनों आपस में मैथ करना चाहते हो तो तुम लिखते हो x इक्वल टू 5, टीचर चेक करता है और उसको समझ में आ जाता है अच्छा ये डेसिमल है, 5 इंटू 5 किया तो आंसर आएगा 25। ठीक है, 5 इंटू 5.5 करेंगे तो आंसर समथिंग डेसिमल में आएगा। ठीक है, ये सारा इंटेलिजेंस हम लगा लेते हैं। कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, और एक्चुअली इंटेलिजेंट है भी, बट द वे इट विल हैंडल वेरिएबल उससे फर्क पड़ता है। कि अगर तुम्हें सिर्फ 1 सेव करना है तो अगर वो फालतू में 1.0000000 सेव करके इतनी मेमोरी वेस्ट करे तो कोई नीड हुआ क्या? कुछ फुलफिल हुआ क्या? नहीं। ठीक है, तो अगर तुम उसको स्पेसिफिकली बता पाओ कि तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है सेव करने का वो छोटा रिक्वायरमेंट है या बड़ा रिक्वायरमेंट है, डेसिमल लगेगा या नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स को डेसिमल नंबर सेव करने के लिए और हैंडल करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते हैं, जैसे तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लेने पड़ते थे बचपन में डेसिमल नंबर को मैनेज करने के लिए। अगर आज भी मैंने ऐसे बोला कि 25 इंटू 6 को मल्टीप्लाई करो वर्सेस 25 इंटू 6.23 को मल्टीप्लाई करो, तो इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, इसमें कम मेहनत लगेगी। ठीक है, तो वैसे ही तुम्हारे प्रोसेसर्स को भी डेसिमल मैनेज करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर तुम्हें डेसिमल सेव करना ही नहीं है और फालतू में वो डेसिमल के हिसाब से भी मैनेज करे तो एक्स्ट्रा एफर्ट बेवजह लगा रहा है, प्रोसेस स्लो हो जाएगा। उसके बजाय तुम उसको क्लियरली बता दो कि मैं जो भी नंबर सेव करूंगा ना वो इंटीजर है, डेसिमल का लॉजिक लगाओ ही मत। या फिर इस नंबर के लिए मुझे डेसिमल की कैपेबिलिटी चाहिए क्योंकि डेसिमल लगने वाला है, या फिर और बड़ा डेसिमल लगने वाला है, या फिर ये सारे नंबर नहीं है सिंबल होने वाला है। तो जब तुम उसको ऐसे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हो तो वो मेमोरी और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कर पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर के लिए वो सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी यूज करता है, इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, फ्लोट के लिए 4 बाइट ऑफ मेमोरी है, डबल के लिए 8 बाइट ऑफ मेमोरी। अगर तुम्हें 1 सेव करना था और तुम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो डबल, 1 के लिए तो 2 बाइट भी काफी है, 1 बाइट भी काफी है, तुम बेवजह 8 बाइट यूज कर रहे हो
होगा क्या, कोड स्लो हो जाएगा, प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने अगर देखा हो तो छोटे एटीएम, करूर वैश्य बैंक का एटीएम, ठीक है, वर्सेस एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक का एटीएम, ठीक है। तो करूर वैश्य बैंक, ऐसे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं, उनके भी एटीएम होते हैं। तुम उन्हें एटीएम में जाओ, कार्ड डालो, फिर वो थोड़ी देर वेट करवाएगा, फिर बोलेगा पिन टाइप करो, पिन का तुमने बटन दबाया, थोड़ी देर बाद स्क्रीन में आएगा, तो तुम धीरे धीरे बटन दबाते हो, अदरवाइज स्किप हो जाता है। फिर तुम बोलोगे ठीक है एंटर, फिर वो थोड़ी देर सर्वर से कम्युनिकेट करेगा और बोलेगा ठीक है अमाउंट बताओ, फिर से बटन दबाओ, धीरे धीरे सारी प्रोसेस स्लो होती है। वर्सेस तुम एक्सिस बैंक के एटीएम में चले गए, कार्ड डाला, फास्ट स्क्रीन आ गई, बटन रियल टाइम में दबेंगे, ओके डालो, फास्ट कम्युनिकेशन होगा, सब फास्ट होगा। तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भी एटीएम है, यहाँ पे भी एटीएम है, ऑलमोस्ट दोनों का हार्डवेयर सेम है। दोनों के हार्डवेयर में बेसिकली क्या होता है, एक पीसी होता है जिसमें एक्सपी टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो ऐसा नहीं है कि पीसी अलग अलग लगा होगा, ठीक है, पीसी भी ऑलमोस्ट सेम कैपेबिलिटी का लगा होता है। डिफरेंस क्या होता है, इनके पास पैसा ज्यादा था, इन्होंने किसी बड़ी कंपनी को हायर करके सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, इनके पास पैसा कम था, छोटी कंपनी को हायर करके सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया, और इस कंपनी वाले ने क्या किया, 1 को सेव करने के लिए फ्लोट लिख दिया, और इस कंपनी वाले ने 1 को सेव करने के लिए इंट लिख दिया। तो इनकी मेमोरी कम कंज्यूम होती है, इनकी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है, इनकी मेमोरी ज्यादा कंज्यूम होती है, चीजें स्लो हो जाती है, इनकी मेमोरी कम कंज्यूम होती है, चीजें फास्ट हो जाती है, ठीक है। तुम सबको मोबाइल का पता है, फॉर एग्जाम्पल 10-15 सॉफ्टवेयर साथ में ओपन कर लेते हो, या फिर क्रोम ओपन करते हो, तो क्रोम बहुत मेमोरी कंज्यूम करता है, तो तुम्हारा लैपटॉप स्लो हो जाता है ना। तो मेमोरी के ऑप्टिमाइजेशन के लिए तुम्हें बताना पड़ता है अपने मतलब कोड को, कंपाइलर को, कि कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। इन जनरल इंट, फ्लोट और कैर से काम हो जाता है, डबल बहुत ही रेयरली लगता है, ठीक है, और कैर भी बहुत ही रेयरली लगता है, बट हमारे केस में हम बहुत बार कैर प्रेफर करेंगे, क्योंकि कैर सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी मांगता है, इंटीजर 2 बाइट ऑफ मेमोरी मांगता है, ठीक है। अब ये जो डेटा टाइप है, इनकी एक साइज लिमिट बाय डिफॉल्ट डिफाइंड होती है, ठीक है। तुम्हारे कॉपी में पेज की लेंथ थी, अब उसमें तुम्हें कोई बोलेगा कि 3.1419 ऐसे करके पूरा लिखो, तो यहाँ पे लाइन खत्म हो गई, फिर अगली लाइन में आना पड़ता है। तो जो भी अलॉटेड स्पेस है वो खत्म होने के बाद मैनेजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी इंट है, मैं अभी तक बोल रहा हूँ बार बार, 2 बाइट्स अलॉट होते हैं, ठीक है। अब ये 2 बाइट भी होते हैं, 4 बाइट भी होता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर वेरी करता है। 32 बिट के कंप्यूटर में 2 बाइट्स होते हैं, 64 बिट के कंप्यूटर में 4 बाइट होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे हार्डवेयर में जैसे हम आर्डिनो यूज करेंगे उसमें 2 बाइट होता है, ठीक है। 2 बाइट में जो तुम सबसे बड़ा नंबर सेव कर सकते हो वो है बाय डिफॉल्ट -32767, पॉजिटिव साइड में 3276, नहीं हाँ, नेगेटिव साइड में 3768 एंड पॉजिटिव साइड में 32767। इससे बड़ा नंबर सेव करना तो डिफिकल्टी है, इंट सेव नहीं कर सकता। तब तुम्हें बताना पड़ता है कि एक काम करो, मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, मैं तो बड़ा पॉजिटिव नंबर सेव करना चाहता हूँ, तो अनसाइंड लिख देते हैं इंट के आगे। तो वो कंपाइलर को बताता है कि अच्छा नेगेटिव नंबर चाहिए ही नहीं, तो फालतू में ये आधी रेंज वेस्ट क्यों करो। तब वो 0 से मिनिमम स्टार्ट करेगा और मैक्सिमम 65535 सेव कर पाएगा, तो इसमें तुम 40,000 सेव कर पाओगे। बट अभी भी लिमिट है 65,000 की। अगर तुम्हें 1 लाख सेव करना है तो तब तुम कंपाइलर को बोलते हो कि देखो भाई मेरा नंबर बड़ा होने वाला है, तो मुझे ना लॉन्ग दे दो। जब लॉन्ग लिख दे दो तो कंपाइलर 2 बाइट के बजाय इंटीजर को 4 बाइट अलॉट कर देता है, मतलब अब और बड़े नंबर सेव कर सकते हो, और अब तुम लिटरली मिलियंस में नंबर सेव कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कंपाइलर को बता के तुम अपने डेटा टाइप्स के मेमोरीज को मैनेज कर सकते हो, उसके बेसिस पे कैपेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो लॉन्ग, अनसाइंड, दिस इज वैलिड फॉर इंट, डबल, फ्लोट, ठीक है, कैर के लिए वैलिड नहीं है। ऐसे ही इंट बाय डिफॉल्ट 2 बाइट का होता है, अगर तुम्हें 1 सेव करना है तो 2 बाइट के लिए 1 सेव करने के लिए लिटरली तुम्हें खाली 1 बिट लगता है, और 1 बाइट में भी 8 बिट होते हैं, बट 8 बिट से छोटा ऑप्शन नहीं है, तो तुम्हें 1 बाइट तो मिनिमम है, ठीक है। 2 बाइट तो वेस्ट है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम कंपाइलर को बोल दोगे देखो मुझे बहुत छोटा नंबर सेव करना है, तो तुम बोलोगे अनसाइंड इंटीजर 8 बिट का चाहिए। ये एक प्रीफिक्स है जो तुमने इंट के आगे लगा दिया, मतलब बेसिकली दिस लाइक इंट के आगे नहीं, दिस इज इटसेल्फ इंट है। ये वेरिएबल लिख के तुम अगर x लिख देते हो तो x को सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी अलॉट होती है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वेरिएशन कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए भी, ठीक है। और ये वेरिएशन सीख गए तो तुम अच्छे प्रोग्रामर बन गए, और इनको यूज कर रहे हो तो तब सच में रियल अच्छे प्रोग्रामर बन गए, ठीक है। अब है लूप। तो लूप क्या होता है? सर जो राउंडेड रहता है, मतलब एक ही प्रोग्राम को
डबल रिपीट करता है। हाँ ठीक है, मतलब अगर मुझे तुमसे लिखवाना है 1 to 100, मैं तुम्हें बोलूंगा लिखो 1, तो तुमने लिख दिया। फिर मैं बोलूंगा राइट 2, तो मैंने बोला राइट 3, फिर मैंने बोला राइट 4। तो ये नॉट अ वेरी ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ कंप्लीटिंग टास्क। मैं तुमसे लिखवाना चाहता हूँ 1 से लेके 100 तक के नंबर, बट बेवजह मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, मैं लूप वाला लॉजिक फॉलो करूँ, मतलब मैं लॉजिक फॉलो करके रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा बेटा लिखो 1 to 100, ठीक है। तो जब मैं ऐसे बोलता हूँ तो तुम इंटेलिजेंट हो, और ये 2 का मीनिंग तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छा ये करना है क्या, 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो तुम लिख दोगे। इसमें मेरी मेहनत कम हो गई। तो मुझे तुमसे जो टास्क करवाना था, वो टास्क करवाने के लिए मुझे बार बार कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने इंस्ट्रक्शन को शॉर्ट कर दिया, इजी कर दिया, ठीक है। तो मैंने बताया कब तक लिखना है, 100 तक, तो तुमने लिखा। कहाँ से शुरू करना है, 1 से। तो ये सब कुछ स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर 1 to 100 के स्टेटमेंट में कवर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही सी में भी जो रिपीटेड टास्क है उनको करने के लिए कुछ लूप्स के मेथड्स हैं। 3 मेथड हैं, एक है फॉर, एक है वाइल, एक है डू वाइल। डू वाइल बहुत कम यूज होता है तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक है फॉर, इसी चीज को मैं बोलूंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अगर 1 से लिखना है तो मैं बोलूंगा आई इक्वल टू 1। जस्ट अ मिनट, मेरा व्हाइट बोर्ड रिफ्रेश हो गया, लेट इट ओपन। ओके, सो बेसिकली अब सी में इट्स कंपलसरी कि तुम कोई वेरिएबल यूज करोगे तो उसका टाइप बताना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर, क्योंकि अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए जिसमें अलग अलग नंबर सेव करूँ, तो मैं बताऊंगा इंट इक्वल टू 1। 1 से शुरू करना है, खत्म करना है, 100 को इंक्लूड करना है, तो बोलूंगा लेस देन इक्वल टू 100। तो हम एज अ ह्यूमन थे, तो ह्यूमन इंटेलिजेंट है, 1 to 100 बोलने से तुम समझ गए कि अरे 100 भी लिखना पड़ेगा, शुरू 1 से करना पड़ेगा। कितने के स्टेप में करना पड़ेगा, 1 के स्टेप में। हम एज ए इंटेलिजेंट क्रिएचर ये सारी चीजें समझ जाते हैं। कंप्यूटर डम होते हैं, उन्हें एग्जैक्ट जो बताओगे वो करेगा। तुमने गलत बताया तो वो गलत आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, उसमें कंप्यूटर की कोई गलती नहीं है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर ऑल द डिवाइसेस आर डम। तुम ठीक से नहीं बताओगे तो ठीक से काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पे मैं उसको एग्जैक्टली बता रहा हूँ कि देखो इंट आई इंटीजर टाइप का है, 1 से शुरू करना है। लेस देन 100 लिख दोगे तो 100 प्रिंट नहीं होगा, 99 प्रिंट होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो 1 से शुरू हुआ है तो लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 भी चाहिए, ठीक है। और इंक्रीमेंट कितना करना है, तो एक एक करके करना है। उसका शॉर्टकट क्या है सी में, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। पहले आई की वैल्यू 1 थी, तो 1 + 1 होकर 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू वापस से आई में सेव हो जाएगी। अगली बार आई की वैल्यू 2 रहेगी, +1 करोगे 3 हो जाएगा, वापस से आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आई प्लस प्लस मतलब एक एक करके वैल्यू को इंक्रीमेंट करो। फिर यहां से इसके अंदर जाओ और प्रिंट करो आई की वैल्यू, सेमीकोलन मतलब स्टेटमेंट खत्म। और यहाँ पे मतलब फॉर लूप का यहाँ पे खत्म हो गया। वापस से यहाँ जाओ, चेक करो आई की वैल्यू 1 थी, 1। तो शुरुआत कैसे होती है, फॉर लूप कैसे काम करता है, पहले ये समझ लो। यहाँ से स्टार्ट होता है, आई की वैल्यू 1, अब आई ने एक वैल्यू डाल दी, यहाँ से यहाँ जाता है, चेक करता है 1 लेस देन 100 है क्या, लेस देन इक्वल टू 100 है, हाँ है, ट्रू है, तो यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। पैटर्न समझ में आ रहा है। पहला यहाँ गया, यहाँ से कंडीशन चेक की, कंडीशन चेक करने के बाद एग्जीक्यूट किया, आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, फिर जाएगा इंक्रीमेंट करेगा, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 होने के बाद वापस यहाँ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 100 है क्या, हाँ है, अंदर जाओ 2 प्रिंट करो, फिर से इंक्रीमेंट करो। ये लूप चलता जाएगा, जब 100 हो जाएगा तो वो चेक करेगा 100 लेस देन इक्वल टू 100 होता है क्या, हाँ, अंदर जाएगा 100 प्रिंट कर देगा, फिर वापस यहाँ जाएगा इंक्रीमेंट करेगा 101, अब चेक करेगा तो 101 लेस देन इक्वल टू 101 होता है, 100 होता है क्या, नहीं, 101 ग्रेटर देन होता है, ना तो लेस होता है ना तो इक्वल होता है। तब कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ट्रू है तो अंदर जाओ, फॉल्स है तो बाहर चले जाओ, यहाँ कोड फॉर लूप खत्म। इस तरीके से फॉर लूप एग्जीक्यूट करता है। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इस सीक्वेंस में ये सिर्फ एक ही बार आया, इसके बाद ये आया और ये लूप ऐसे रिपीट हुआ, ठीक है, समझ में आया। तो इससे क्या हुआ, मैंने लैपटॉप को बोला, मतलब कंप्यूटर को बोला कि 1 to 100 प्रिंट करना है, बट इतनी सी लाइन में बोल दिया। दूसरा तरीका था
प्रिंट लिखो 1, फिर लिखो प्रिंट 2, फिर लिखो प्रिंट 3। इसमें 100 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, और फॉर लूप की वजह से मुझे सिर्फ 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ा, जिसमें से 2 तो सिर्फ ब्रैकेट है। गॉट इट? यही सेम चीज एक और मेथड है वाइल, उससे भी कर सकता हूं। वाइल के केस में द मेथड इज कि जो भी वेरिएबल डिफाइन करना है उसको ऊपर ही डिफाइन करना पड़ेगा, अंदर डिफाइन करने का ऑप्शन नहीं है। अंदर तुम कंडीशन लिखो और उसके बाद सीक्वेंस वही है, सबसे पहले ये आएगा और सिर्फ एक बार आएगा, उसके बाद यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ, तो उसके बाद ये आएगा, चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 100 है तो अंदर चले जाओ, प्रिंट करो आई। प्रिंट होने के बाद ये चीज इसके बाद एक्सिक्यूट होती है, तो अंदर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर तुम्हारे ब्रैकेट खत्म हो गए तो कोड आएगा, ये पहली बार एक ही बार एक्सिक्यूट करेगा, अंदर घुसेगा, कंडीशन चेक करेगा, सही है, अंदर जाएगा, इंक्रीमेंट करेगा, वापस से यहाँ जाएगा, चेक, वापस से यहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट चेक, कोड खत्म, वापस यहाँ आ गया। तो फॉर लूप में भी ये एक ही बार आया था, यहाँ पे भी एक ही बार आया था, उसके बाद यहाँ गया था, यहाँ पे वही गया था, फिर एक्सिक्यूट किया था, यहाँ पे भी एक्सिक्यूट किया, फिर इंक्रीमेंट किया। द एडवांटेज ऑफ वाइल लूप, फॉर लूप में तुम ये इंक्रीमेंट को पहले नहीं कर सकते, पहले एक चेक होगा, एक्सिक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। वाइल लूप में तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, चाहिए तो i++ को पहले लिख लो, तो कभी भी 1 प्रिंट होगा ही नहीं। 1 से शुरू हुआ, चेक किया और उसने पहले वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी और बाद में 2 प्रिंट किया, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा कंट्रोल वाइल में और मिल जाता है, बट जो चीज तुम फॉर से कर सकते हो वो श्योर वाइल से भी कर सकते हो, जो वाइल से कर सकते हो वो कुछ फॉर से नहीं कर सकते। बट फॉर बहुत ही ईजी है समझना लिखना, तो हम जनरली फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये लूप समझ में आ गया? लूप में किसी को कुछ डाउट है? अब बार बार आएगा, जब आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, बट अभी जितना बोला इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब नेक्स्ट थिंग इज लाइक कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसे तुम इंग्लिश में बोलोगे कि इफ तुम्हारे मार्क्स परसेंटेज इज लेस देन 50%, या फिर लेट्स से 50 नहीं, लेस देन 33%, तो मैं बोलूंगा फेल, एल्स पास। ऐसे लॉजिक को हम एक्चुअली इफ एल्स करके लिख पाते हैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वैसे लिखो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं, अगर सिर्फ पास फेल का ऑप्शन है तो दो ही है तो सिर्फ इफ एल्स लिखो, ठीक है। जस्ट मैंने मार्क कर लेता हूं कि इफ परसेंटेज या फिर मार्क्स एक वेरिएबल है लेस देन 33%, तो फेल, एल्स पास। अगर तुम्हारी जिंदगी में दो ही चीजें मैटर करती है तो इफ एल्स से काम हो गया। दूसरा तरीका है, ये भी हो सकता है, इफ मार्क्स इज लेस देन 33% तो फेल, एल्स इफ मार्क्स इज लेस देन, तो मतलब कितना, 60%, तो सेकेंड डिवीजन, एल्स फर्स्ट डिवीजन। मतलब 33 से कम है तो फेल, 33 से ज्यादा है बट 60 से कम है तो सेकेंड डिवीजन, एल्स 60 से ज्यादा है तो फर्स्ट डिवीजन। तो इस केस में एल्स इफ भी आ गया, ठीक है। मतलब अगर मोर देन 2 कंडीशंस है, पास या फेल के अलावा कुछ और है, तो एल्स इफ का भी ऑप्शन है, मतलब तुम मल्टीपल कंडीशंस भी चेक कर पाते हो। तो इफ, एल्स इफ, एल्स, या फिर इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे हम कंडीशन पे लिख पाते हैं, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा और तुम्हें उसका आंसर देना है। हो सकता है मैंने पहले पूछा हो या फिर ना पूछा हो, जस्ट हमने, मैं लिख रहा हूँ x एक वेरिएबल है, वैल्यू है 1, y एक वेरिएबल है, वैल्यू है 2, z एक वेरिएबल है, वैल्यू है 3, एंड पहले मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जस्ट जूम आउट नहीं करेगा। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक मिनट मैं छोटा लिखूंगा थोड़ा सा, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, if x equal to 2, y equal to 3, z equal to 4, else में कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। मतलब ये नहीं तो 100% बाकी सब else, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है, कोड यहां से शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे x, y एंड z की वैल्यू क्या होगी ये तुम्हें बताना है, ठीक है। तो बताओ, चैट बॉक्स में टाइप कर दो या फिर बता दो।
what will be the value of xyz at the end of this code? यहाँ पे x1 होगा, y4 and z5. 1 4 5. और किसी को कुछ बोलना है? पक्का यही आंसर है इसको? यस सर 1 4 5 आएगा क्योंकि वो जीरो आएंगे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ आंसर है 2 3 4। ठीक है, बट सर वो हाँ एकदम सही बोल रहा हूँ। अब मैं एक और चीज लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 5। क्या फर्क है? डबल इक्वल टू चेक करता है एंड सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेशन होता है। हाँ, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, इसको कंडीशनल ऑपरेटर बोलते हैं। तो सिंगल इक्वल टू है, इसका मतलब इस कोड को अगर मैं x से इंग्लिश में पढ़ूं तो x में 1 डाल दो, y में 2 डाल दो, z में 3 डाल दो, x में 2 डाल दो। ठीक है, वापस से मैंने x की वैल्यू चेंज कर दी तो 100% पहले 1 था, अब 2 हो गया। अब 2 होने के बाद इफ कैसे एग्जीक्यूट करता है वो समझना भी इंपॉर्टेंट है। तो इफ क्या करता है, अंदर जो भी चीज है उसको एग्जीक्यूट करेगा और बोलेगा यस या नो, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो जब x इक्वल टू 2 बोला तो एक्सिक्यूटेबल है, एक्सिक्यूटेबल है तो ट्रू आंसर आएगा। अंदर जो नंबर बचा वो 2 बचा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा कि हाँ हो गया भाई, डुएबल है, ट्रू है। तो इफ ट्रू हो गया, इफ ट्रू हो गया तो वो अंदर चला गया। ठीक है, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट दो। ओके सॉरी, लेट्स रिज्यूम। सो बेसिकली इसने यहाँ पे बोला x में 2 डाल दो और 2 डाला जा सकता है, ट्रू है। तो अब अंदर ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉल्स होता तब एल्स में जाता, और अगर इफ ट्रू हो गया तो 100% एल्स वाला पार्ट ट्रू नहीं होता, एल्स स्किप हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई, 4 हो गया और एल्स स्किप हो गया। यहाँ पे आए तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या बचा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4। इस केस में एग्जैक्टली सेम था कि x को तुमने बोला कि 1 कर दो, y को बोला 2 कर दो, z को बोला कि 3 कर दो। फिर यहाँ पर तुमने बोला कि चेक करो LHS जो कि 1 है एज पर दिस वेरिएबल, RHS जो कि 2 है, ये दोनों सेम है क्या, डबल इक्वल टू मतलब मैच होता है क्या? तो इक्वल है क्या? नहीं, नहीं है। नहीं है तो आंसर क्या आया, फॉल्स। फॉल्स आया तो इफ ट्रू नहीं हुआ तो अंदर नहीं गया, एल्स ट्रू माना जाएगा। मतलब इफ नहीं सही तो एल्स सही। तो x की वैल्यू जो 1 थी वो 1 रही, यहाँ पे y की वैल्यू 4 हो गई, z की वैल्यू 5 हो गई। समझ में आया? ये एक बहुत ही बेसिक एरर है जो जनरली लोग परफॉर्म करते हैं, भूल जाते हैं कि सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। डबल इक्वल टू इज कंडीशनल ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये समझ में आ गया? और एक इसका फंडा समझ में आया इसके साथ साथ? ठीक है, इसके अलावा हम इफ एल्स इफ बहुत बार और यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो मैं रिवाइज करता जाऊंगा। अभी ऐसा भी ऑप्शन है कि मैं एक क्या बोलेंगे वर्चुअल सिचुएशन बनाऊं और उस वर्चुअल सिचुएशन के हिसाब से मैं एग्जांपल देके बताऊं। बट वर्चुअल बनाने के अलावा बचाए हम लोग प्रैक्टिकल करने ही वाले हैं, तो क्यों करना। बट क्योंकि हम पूरा सी नहीं कवर करने वाले, तो तुम यहाँ जाना एंड सी ट्यूटोरियल्स, मतलब अपनी जिंदगी के लिए, मेरे लिए नहीं। ठीक है, अपने लिए सी पढ़ोगे एंड मिनिमम इतना तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब वीडियो पसंद है तो वीडियो देख लो, ओवरव्यू देख लो, एनवायरनमेंट सेटअप मतलब सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करेंगे, स्ट्रक्चर बताएगा, सिंटैक्स बताएगा, डेटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट, स्टोरेज क्लासेस पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। ऑपरेटर, डिसीजन मेकिंग मतलब इफ एल्स, लूप्स, फंक्शंस, इतना तो मिनिमम पढ़ लेना। इसके बाद जब स्कोप्स पढ़ोगे, एरे पढ़ोगे, ये सब पढ़ने के बाद तो मतलब एरे के बिना भी तुम 50-60% मतलब इट्स लाइक कि एग्जाम चल रही है। एग्जाम में
यू डोंट वांट टू बी बिलो 60%। बिलो 60% मतलब हो सकता है तुम्हें सी आती है, मतलब फॉर एग्जांपल पास हो जाते हैं जब 33% मार्क्स मिल जाते हैं, बट जॉब नहीं मिलती। क्यों? पास होना इनफ नहीं है, ठीक है, एक बेसिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो बेसिक कैपेबिलिटी जनरली 60% मार्क्स आने पे लोग जॉब दे देंगे, ठीक है। तो 60% तो आना ही चाहिए। वो 60% क्या है? जितना सी तुम्हें आता होगा वो ठीक है, बट इतना, ठीक है। तो 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स तुम इतने से सॉल्व कर लोगे। अब अगर तुमने इसके बाद की चीजें पढ़ ली, अगर तुम एफर्ट डाल सकते हो, तो एरे, स्कोप रूल्स, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग्स इतना पढ़ लेना। दिस विल बी लाइक कि तुम्हारे 80% मार्क्स आ गए। 80% मार्क्स में जॉब और आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर तुमने स्ट्रक्चर, यूनियन, बिटफील्ड ये सब कुछ पढ़ लिया, तो मतलब फाइल भी छोड़ दो, स्ट्रक्चर वजह, हाँ, तो मतलब फाइल हैंडलिंग छोड़ दो, ठीक है। प्री प्रोसेसर्स पढ़ लेना इजी है, रिकर्सन पढ़ लेना इजी है, एरर हैंडलिंग छोड़ दो, टाइप कास्टिंग पढ़ लेना इजी है, मेमोरी मैनेजमेंट छोड़ दो, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट छोड़ दो। अब ये सब अगर तुमने पढ़ लिया तो इट विल बी लाइक कि तुम्हें 90% आता है। 90% मार्क्स में जनरली तुम अपनी क्लास के टॉपर ऑपर्स में आ जाते हो, टॉप 5 टॉपर्स। इसके बाद अगर तुमने ये भी पढ़ लिया, फाइल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, तो इट विल बी लाइक कि 99, 100% बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बट तुमने 95%, मतलब अगर ये पूरा अच्छे से पढ़ के समझ लिया है तो तुम्हें 95% ऑफ द सी आती है, ठीक है। अब पढ़ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है कि रट्टा मारा, हाँ देख लिया ट्यूटोरियल, चलो नेक्स्ट, देख लिया मतलब नेक्स्ट। एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। बट अब ट्यूटोरियल पढ़ते टाइम प्रॉब्लम तो समझ में आता नहीं है, तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाओ, साइन अप करो, और यहाँ पर तुम उनको बोलो कि मुझे सीखा, फॉर कंपनीज फॉर जॉब सीकर, साइन अप करो। फिर हैकर रैंक से मेरा प्रोफाइल, मतलब मैंने ये सब बहुत कम किया है, बट गूगल से लॉगिन करने से क्या, हाँ करने के बाद तो मैं एक बार करके दिखा दे रहा हूँ, और यहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सी इज समथिंग जो आना चाहिए। अगर तुम्हारी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस है तो आनी चाहिए। मैकेनिकल है तो मे बी थोड़ा सा सॉल्वर में 3% कंटिन्यू। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये दे रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो मैं यहाँ पे सी में जाकर सी सिलेक्ट कर लूंगा, प्रिपेयर बाय टॉपिक्स। और अब ऐसे वो चैलेंजेस देगा, हेलो वर्ल्ड इन सी, सॉल्व चैलेंज पे जाओ, और यहाँ पे उसने देखो थियरी में बेसिक समझा दिया है, ऐसा होता है। यहाँ पे तुम कोड लिख के बताओ, ठीक है, और जब तुम कोड लिख के रन कोड करोगे सही हो जाएगा, चेक कर लो आउटपुट आ गया, फिर सबमिट कर देना। सबमिट कर दिया तो तुम्हें मार्क्स दे देगा। अभी मेरा आंसर गलत है तो उसने आंसर दिया, ऐसे तुम्हारी मार्क्स बनती जाएगी, प्रोफाइल बनता जाएगा। और इन फ्यूचर कहीं कोडिंग वाली जॉब पे अप्लाई कर रहे हो तो हैकर रैंक के मार्क्स और ये सब कुछ, जैसे ये रैंक है मेरा, ये रैंक मैं बताऊंगा तो उससे स्टेटस बनता है। अभी मेरा रैंक है 6,48,000, मैंने कभी कुछ किया नहीं, ठीक है। मतलब इसमें 6 लाख लोग रजिस्टर्ड है, 6 लाख लोगों में से मैं मोस्टली सबसे लास्ट हूँ, ठीक है, और भी बहुत लोग होंगे। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस होती जाएगी। अब जैसे इस वाले को सॉल्व करने के लिए फंक्शन का कंसेप्ट लगेगा, इस वाले को सॉल्व करने के लिए पॉइंटर का कंसेप्ट लगेगा, और यहाँ पे देखो अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, मैंने अगर ये टिक कर दिया तो और भी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। देखो ये सारे कंसेप्ट आ गए, इसमें मैंने हार्ड कर दिया तो मे बी वो फाइल हैंडलिंग और ये सारी चीजें भी लेके आ जाएगी, क्वेरिंग और डॉक्यूमेंट, मतलब फाइल हैंडलिंग आ गया, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस कर लेना खुद के लिए, अपने सिलेबस में नहीं है, बट डू इट। ज्यादा नहीं लगेगा, 2 4 3 4 5 6 घंटे में सब हो जाता है, ठीक है। सीरियसली 6 घंटे ईमानदारी से देखिए, बहुत कुछ हो जाता है, नॉट इट। तो अब सी में किसी को कुछ पूछना है? तो अभी तक हम सी इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि सी का सिंटैक्स आर्डिनो यूज करता है, बट सी की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करके सी आर्डिनो ने चीजें इजी करती है। कैसे इजी किया है ये हम जब पढ़ते जाएंगे आर्डिनो 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 तो समझ में आता जाएगा कि देखो सिंपल है, देखो सिंपल है, ठीक है। तो सिंटैक्स के लिए हम सी पढ़ रहे थे, बट वो सी यहाँ पे पूरी यूज नहीं होती। आर्डिनो की खुद की अलग लैंग्वेज है, उससे बोलते हैं आर्डिनो लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर खुद का आर्डिनो आईडी, ठीक है। तो अब ये कोड ब्लिंक कैसे करता है ये समझना है। अब सी समझ में आता है तो मैं बातें कर पाऊंगा, मैं बोल पाऊंगा कि देखो ये फंक्शन है, देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सेमीकोलन खत्म हो गया, ये सेटअप यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे दूसरा कुछ आया, तो ये सारी बातें हम कर पाएंगे, ठीक है। तो अब कोड कैसे अपलोड करते हैं हमें पता है, आउटपुट देख लिया, कोड चेंज करने से हार्डवेयर में फर्क आता है ये देख लिया, बेसिक सी का सिंटैक्स देख लिया। तो अब कल हम इस सी के कोड में चेंजेस कर करके देखेंगे, कोड को समझेंगे कि ये कोड कैसे काम कर रहा है, एक एक्सटर्नल एलईडी कनेक्ट करके देख लेंगे कि एक्सटर्नल एलईडी को कैसे ब्लिंक करते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली हम आउटपुट सीखेंगे, फिर एक बार आउटपुट हो जाएगा तो हम इनपुट सीखेंगे कि स्विच कैसे इंटरफेसिंग कर सकते हैं, ऐसे कर करके कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं,
ओके, सो अब कल से कोडिंग एंड आउटपुट ऐसे चलने वाला है। गॉट इट? तो तुम लोग रियल टाइम में कर पाओ तो रियल टाइम में करना, अदरवाइज क्लास के बाद वीडियो देख के करना, बट सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया करना, ठीक है। एंड जो लोग ऑफलाइन है वो लोगों को मैं संडे बुला के यहाँ पे किसी के साथ बैठा के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाऊंगा टू मेक श्योर कि हाँ किया हुआ है, ठीक है। तो आदित्य एंड शिवानी तुम्हें ऑनेस्टली करना पड़ेगा, बाकी मल्हार, अमेय और सब नागपुर से हैं तो वो यहाँ पे संडे आके बैठ के कर पाएंगे, ठीक है। तो कुछ डाउट है तो पूछो, एल्स आज का सेशन यहीं पे खत्म कर देंगे। और कुछ रिकॉर्ड मतलब कल तक की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है, आज की रिकॉर्डिंग भी मैं आज रात में अपलोड कर दूंगा, तो अगर किसी को रिवाइज करना है तो यू हैव दैट ऑप्शन। सो एनी डाउट्स? नो? ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।